If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ वर्क पावर एंड एनर्जी। बहुत ही बड़ा पहले बच्चों 2 पार्ट्स बन चुका है ना। फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। हम लोग पावर तक डिस्कस कर चुके थे। इस पार्ट में हम लोग एनर्जी से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ट्राई करूँगी इस पार्ट में मैं चैप्टर को पूरा कंप्लीट करने का, और अगर नहीं हो पाया तो एक और पार्ट बन जाएगा, है ना। और बच्चों, ये जो आपका फिज़िक्स है, ठीक है, जैसे कि फिज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जो भी हो गया, देखो अभी आप लोग क्लास 10th में हो, आप लोगों को एक एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक तो चाहिए ही होगा, डेफिनेटली चाहिए होगा, ताकि आप लोग और अच्छे से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सको, आप लोग बोर्ड्स क्वेश्चन सॉल्व कर सको, बोर्ड्स पैटर्न आप लोग प्रैक्टिस कर सको क्वेश्चंस को। तो बच्चों, उसके लिए ना मैं आप लोगों के लिए ये बुक लेके आई हूँ, ओसवाल बुक्स। ध्यान से देख लो। बहुत बच्चे मुझे, जो केमिस्ट्री मास्टरी इंटेंसिव में जो बच्चे मेरे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो लोग मुझे उस दिन बोल रहे थे कि मैम एक बार आप प्रॉपर बुक को दिखा दीजिएगा कि वो बुक प्रॉपर है क्या और कैसा है क्या नहीं है। मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में बुक को दिखाई हूँ, लेकिन आज मैं प्रॉपर आपको एकदम अच्छे से बता दे रही हूँ कि आपको कौन सा बुक लेना है। बच्चों, इतना कंफ्यूज होना नहीं है, आप लोग घर बैठे बैठे भी खरीद सकते हो। पहले देख लो। देखो, ये आपको ओसवाल बुक्स है, आईसीएसई क्वेश्चन बैंक, चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज, क्लास 10 फिजिक्स विद 2024 बोर्ड पेपर फुल्ली सॉल्व। इस साल जो आपका बोर्ड्स का क्वेश्चन आया है वो भी सॉल्व यहाँ पर है, ठीक है। इसमें ना आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ में अगर इसको खोलूँ तो ये कुछ इस टाइप से दिखता है। कितनी बार दिखाई हूँ बच्चों, है ना। सिलेबस भी दिया है मस्त एकदम, सिलेबस सब दिया है। क्या क्या बच्चों को टॉपिक्स डिफ़िकल्ट लगता है वो भी दिया है, कंफ्यूजिंग बाय कैंडिडेट्स वो भी दिया है। इस साल आपका क्वेश्चन जो आया था फिज़िक्स का वो सॉल्व भी है यहाँ पर, मतलब फिज़िक्स का क्वेश्चन पेपर के साथ साथ सोल्यूशन भी है। बहुत अच्छा बुक है। इसमें ना आपका टॉपिक सॉल्व कर रखा है, 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स। क्वेश्चंस जो बोर्ड्स में आ चुके हैं चैप्टर वाइज वो भी यहाँ पर दिया है, आप लोग आराम से प्रैक्टिस कर पाओगे। और जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि हम लोग को कौन सा बुक खरीदता है, हम लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं, तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन बैंक खरीदना है। ये बहुत बहुत ही अच्छा बुक है। आप लोग जब ये बुक खरीदोगे ना तो आप लोग मुझे ज़रूर से बताना कि आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं लगा। और बात ये है कि अगर आप लोग दुकान में जाके कंफ्यूज हो जा रहे हो तो दुकान में जाने का है ही नहीं बच्चों। अभी आप लोग कहीं इधर उधर जाके अपना टाइम वेस्ट मत करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस बुक को परचेज़ करने का लिंक दे रखा है, आप लोग उसको क्लिक करो। क्लिक करोगे, आपको फिज़िक्स का चाहिए, केमिस्ट्री का चाहिए, बायो का चाहिए, अलग अलग सब्जेक्ट्स का चाहिए, आप लोग घर बैठे बैठे बुक्स मंगा सकते हो। और ये 2025 एग्ज़ाम के लिए ये न्यू एडिशन है बच्चों, एकदम लेटेस्ट एडिशन है। मेरे पास लेटेस्ट एडिशन वाला बुक है, ठीक है। आप लोग भी ये लेटेस्ट एडिशन ही खरीदना, मतलब आराम से क्लिक करोगे तो लेटेस्ट एडिशन तो मिल ही जाएगा यार। समझ में आया। तो आप बिल्कुल भी आप लोगों को इतना कंफ्यूज होने का बात नहीं है। तो जो स्टूडेंट्स जो मुझसे बोल रहे थे, आई होप कि वो लोगों का डाउट्स तो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। साथ ही साथ आप लोगों को मैं केमिस्ट्री मास्टरी इंटेंसिव कोर्स के बारे में बता दे रही हूँ। केमिस्ट्री मास्टरी इंटेंसिव कोर्स आप लोगों को केमिस्ट्री का, मतलब क्लास 10th का केमिस्ट्री कोर्स में पढ़ाया जा रहा है। बहुत सारे बच्चे अभी तक एडमिशन ले चुके हैं। मतलब एक केमिस्ट्री का ट्यूशन टाइप है बच्चों को। बहुत बच्चों को पता रहता नहीं है ना उसका मीनिंग, तो केमिस्ट्री का ट्यूशन ही है वो। आप लोग अपने ट्यूशन में महीना महीना फ़ीस देते हो ना, यहाँ पर एक ही बार पे करना है। अभी तो अफोर्डेबल रेट है, अगर आप लोग कंपेयर करोगे अफोर्डेबल रेट है। एक बार आप लोग पे करोगे, हर महीना महीना पे करने का झंझट ख़त्म। समझ में आया। जो आप लोग अलग अलग, आजकल तो अलग अलग ट्यूशन्स लगाते हैं पेरेंट्स, केमिस्ट्री का अलग, फिज़िक्स का अलग, बायो का अलग, तो वो सब का झमेला है ही नहीं यहाँ पर। फिज़िक्स और बायो का आपको तो एकदम आराम से यूट्यूब में वीडियोस मिल जा रहे हैं। और रही बात आपकी केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री का आप जो इंटेंसिव कोर्स है उसमें आप एनरोल कर सकते हो। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोगों को जो भी क्वेरीज है रिलेटेड टू दैट कोर्स, सामने में आप लोगों को एक नंबर दिखता होगा, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग अपना जो भी आपका डाउट्स रिलेटेड टू दिस कोर्स केमिस्ट्री मास्टर इंटेंसिव आप लोग क्लियर कर सकते हो बच्चों। अब बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग एनरोल कर चुके हैं। इससे पहले हम लोग क्लास 9th का भी केमिस्ट्री मास्टरी कोर्स स्टार्ट किए थे, वो अभी भी चालू है वो कोर्स, ठीक है। बहुत सारे कोर्सेज हम लोग निकाले हैं बच्चों, तो आप लोगों को इतना टेंशन लेना है नहीं। एक बार आप लोग ज्वाइन कर लोगे ना, तो आपको क्लास 10th का जितना भी आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं बोर्ड्स के लिए, सब प्रिपेयर करवाया जाएगा, ठीक है। अभी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, सो यहाँ पर इस चैप्टर में, इस पार्ट में आप लोग एनर्जी से पढ़ोगे। तो बच्चों, सबसे पहले देखो एनर्जी क्या होता है।
एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, बॉडी का एबिलिटी कैपेसिटी टू डू वर्क। ये तो आप लोग शुरू से पढ़ रहे हो इसका डेफिनेशन। ताकत को हम लोग बोलते हैं एनर्जी, ठीक है। इट इज़ द स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, याद रखना। एनर्जी जो होता है वो वर्क जैसा ही स्केलर क्वांटिटी होता है। आपके बॉडी में जितना एनर्जी रहेगा आप उतना वर्क कर पाओगे, कम एनर्जी रहेगा कम वर्क कर पाओगे। इसका एसआई यूनिट, जैसे कि वर्क का एसआई यूनिट था जूल, इसका भी एसआई यूनिट जूल है। जैसे वर्क का आप लोग देखना, वर्क और एनर्जी का एसआई सीजीएस यूनिट दोनों सेम है, और ये जूल और ये जो सीजीएस यूनिट है इसका दोनों का यहाँ पर रिलेशनशिप भी दिया है। ये सब आप लोग स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे रही हूँ इसमें, ठीक है। अब एनर्जी का यूनिट्स देख लेते हैं। जैसे कि एसआई यूनिट तो आप लोग जूल देख लिए। अब कुछ और भी अलग अलग यूनिट्स होते हैं बच्चों एनर्जी के, ठीक है। एक मिनट रुकना, मैं बुक में भी उस पेज में आ जाती हूँ। यस, बुक में भी उस पेज में मैं आ गई। ओके ओके, सो ये एनर्जी के एसआई यूनिट जूल अर्ज ये सब तो हो गए। अभी जो हीट एनर्जी होता है उसको हम लोग बच्चों कैलोरी में नापते हैं। अब हीट भी तो एनर्जी है, एनर्जी तो अलग अलग फॉर्म के हो सकते हैं। नॉर्मली एसआई यूनिट जूल होता है, लेकिन जो हीट एनर्जी होता है ना उसको हम लोग कैलोरी में नापते हैं। किस में नापते हैं? कैलोरी में। सो हीट एनर्जी इज मेनली मेजर्ड इन कैलोरी। अब ये कैलोरी क्या होता है? सपोज आपके पास 1 ग्राम पानी है, यहाँ पर आप लोग डायग्राम देखो समझ जाओगे। आपके पास 1 ग्राम पानी है, ये थर्मोमीटर लगा दियो। इनिशियली पानी का टेम्परेचर था 12.5 डिग्री सेल्सियस। इनिशियली आप लोग इसको हीट कर रहे हो। हीट कर रहे हो कब तक करना है? जब तक इस पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री ना बढ़ जाए। 1 डिग्री आपको बढ़ाना है, मतलब 12.5 से 13.5 में टेम्परेचर को लेके आना है। कौन नाप रहा है यहाँ पर? ये नाप रहा है, थर्मोमीटर नाप रहा है टेम्परेचर। तो आप जो यहाँ पर ये 1 ग्राम पानी को हीट कर रहे हो ताकि इसका टेम्परेचर को आप 1 डिग्री सेल्सियस राइज कर पाओ, तो ये 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए आप लोग कितना हीट दे रहे हो, कितना हीट ये पानी एब्जॉर्ब कर रहा है, उसी को बोलते हैं हम लोग 1 कैलोरी। उसी को हम लोग बोलते हैं कैलोरी, 1 कैलोरी। समझ में आया? सो 1 कैलोरी इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम या थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस पानी का टेम्परेचर बढ़ाना है हम लोगों को, ठीक है। 1 डिग्री सेल्सियस पानी का टेम्परेचर बढ़ाना है, तो वो पानी का टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए आप लोग जो हीट दे रहे हो उसी को बोलते हैं हम लोग 1 कैलोरी। तो 1 कैलोरी कितना जूल होता है, ये भी रिलेशन आना चाहिए, है कि नहीं? 1 कैलोरी कितना जूल होता है? तो 1 कैलोरी होता है बच्चों 4.18 जूल। वजन 4.2 जूल भी लिखते हैं। 1 किलो कैलोरी 4186 जूल, यहाँ पर 6 भी लगा सकते हो। 1 जूल कितना कैलोरी? 0.24 कैलोरी। तो ये सब याद रखना, ये सब आप लोगों को रट्टा मारने वाला चीज़ है, वैल्यूज़, ठीक है। अब यहाँ से मैं निकाली हूँ, जैसे कि अगर 1000 ग्राम पानी को 4186 जूल एनर्जी चाहिए। एग्जाम्पल, सपोज आपके पास 1000 ग्राम पानी है, सपोज 1000 ग्राम ऑफ वाटर है, उसको 4186 जूल एनर्जी चाहिए टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। तो 1 ग्राम वाटर को कितना चाहिए रहेगा? 1 ग्राम वाटर को चाहिए रहेगा ये डिवाइडेड बाय 1000, दैट मीन्स 4.186। तो यहाँ पर वही चीज़ निकाला है, ठीक है। यहाँ पर ये 2 चीज़ जो दिया है ना उसको मैं यहाँ पर लिखी हूँ, तो आप लोग को ये मेनली याद रखना है। ये सब वैल्यूज़ जो है ना उसको हम लोग याद रखते हैं। अब कुछ बिगर यूनिट्स हम लोग देख लेते हैं एनर्जी का। तो बच्चों एनर्जी का कुछ बिगर यूनिट्स भी होता है, जैसे कि यहाँ पर एक है वॉट आर, एक है किलो वॉट आर। पावर का हम लोग को पता है, पावर का क्योंकि वॉट का बात हो गया यहाँ पर, या वाट आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर पावर का बात हो गया है तो वॉट का बात हो रहा है, तो पावर तो डेफिनेटली यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क बाय टाइम। यहाँ से वर्क को अलग करोगे तो पावर इनटू टाइम। तो यहाँ पर जो वर्क डन है ना वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बात कर रहा है। हम लोग जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ये जो वर्क यहाँ पर है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यहाँ पर बात हो रहा है। अभी हम लोग सबसे पहले वाट आर देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर वाट आर आप लोग जो भी बोल सकते हो। वाट आर क्या है? वाट आर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, एनर्जी है ये, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। और वर्क डन बाय अ सोर्स ऑफ पावर 1 वाट व्हेन इट इज़ यूज्ड फॉर 1 आवर। सपोज आपके पास कोई आपके पास इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जिसका पावर है 1 वाट और आप उसको 1 घंटा तक चलाए हो,
ठीक है। तो वहाँ पर जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगा उसको हम लोग बोलेंगे 1 वॉट आवर। तो 1 वॉट आवर इज़ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंट या फिर वर्क डन बाय अ सोर्स। कोई भी सोर्स, कोई भी इक्विपमेंट आपके पास, इलेक्ट्रिकल सामान आपके पास है, ठीक है, तो वो अगर उसका पावर 1 वॉट है और उसको आप 1 घंटा चलाए हो तो वो कितना वर्क डन किया या कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहाँ स्पेंड हुआ, उसको हम लोग बोलेंगे 1 वॉट आवर। तो 1 वॉट आवर इज इक्वल टू, इसको तोड़ देंगे 1 वॉट इंटू 1 आवर में। वॉट के जगह पे मैं जूल बाय सेकेंड लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ, क्योंकि वॉट होता है पावर का ऐसा यूनिट, वर्क का हो गया जूल और टाइम का हो गया सेकेंड, तो सेकेंड इनवर्स लिख दी मैं। इंटू 1 आवर होता है बच्चों इतना सेकेंड, 3600 सेकेंड, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 3600 जूल या फिर 3.6 किलो जूल। तो 1 वॉट आवर होता है इतना जूल और इतना किलो जूल, तो इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। 3600 जूल या फिर 3.6 किलो जूल। अब वैसे ही किलो वाट आवर, तो किलो वाट आवर भी एनर्जी का ही बात हो रहा है। सपोज आपके पास एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, एक सोर्स है जिसका पावर है 1 किलो वाट, मतलब 1000 वाट पावर का है, उसको आप 1 घंटा चलाए हो, ठीक है। तो वहाँ पर जितना वर्क डन हुआ, जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंड हुआ, 1 घंटा आप लोग चलाए हो तो एनर्जी तो खर्चा होगा ना। तो जितना एनर्जी खर्चा हुआ किसको यूज़ करके, 1 किलो वाट वाला सामान को यूज़ करके, अगर आप उसको 1 घंटा तक चलाए हो तो हम लोग उसको बोलते हैं किलो वाट आवर। तो 1 किलो वाट आवर को आप लोग तोड़ोगे तो 1 किलो वाट इंटू 1 आवर, तो 1 किलो वाट मतलब 1000 वाट, और इसके जगह पे सेकंड में कन्वर्ट कर दोगे। अच्छा, बस मैं वॉट के जगह पे जूल बाय सेकेंड लिखी हूँ, जो कि मैं लिख सकती हूँ, पावर का होता है ना वर्क बाय टाइम, तो जूल बाय सेकेंड। अब सेकेंड सेकेंड कट गया, इसको इंटू करोगे तो यहाँ पर 5 जीरो आ जाएगा 36 के साथ। सो 1 किलो वाट इज इक्वल टू, मतलब 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। यहाँ पर देखो ये कैसे आया है, ये पॉइंट में कैसे आया। अब मैं इसको साइंटिफिक नंबर के हिसाब से कन्वर्ट कर रही हूँ, जो कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। 36 और 1 2 3 4 5 जूल। यहाँ पर मुझे पॉइंट जो है वो यहाँ लेके आना है, 3 के बाद लेके आना है, क्योंकि साइंटिफिक नंबर में पॉइंट के आगे जो नंबर आता है ना, पॉइंट के सामने में, वो 0 और 10 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं पॉइंट को लेके आऊँगी, तो यहाँ पर पॉइंट तो कहीं पर भी दिख नहीं रहा है। सपोज़ वो पॉइंट यहाँ लास्ट में, तो उसको मेरे को यहाँ 3 के बाद लेके आना है। सपोज़ वो पॉइंट यहाँ पर है तो उसको कुदाएंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6, मतलब वो 6 बार जंप मार के यहाँ पर पहुँचा है। अभी आपको कहीं पर भी पॉइंट नहीं दिख रहा था, सपोज़ वो पॉइंट यहाँ पर है, तो आप लोग उसको जंप करवा करवा के यहाँ तक लेके आओगे। तो कितनी बार जंप हुआ, 1 2 3 4 5 6, तो आप लोग लिखोगे यहाँ 3.6 इंटू 10⁻, 6 बार कुदवाए हो तो 10 के साथ 6 लगा के जूल लिख देना। समझ में आया? ओके। तो 1 किलो वाट आवर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, और अगर मेगा जूल में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻6 की जगह पे मेगा लगा देना। 3.6 इंटू मतलब 3.6 मेगा जूल, तो ये इंपॉर्टेंट है, 3.6 मेगा जूल। क्लियर? दिस इज़ वेरी सिंपल, यू जस्ट हैव टू मग अप, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसको बस रट्टा वट्टा मारना था। अब कुछ इंपॉर्टेंट, अब देखो बच्चों, वॉट और किलो वॉट, ये वॉट है, इसमें कोई आर वार एच वेच नहीं लगा। वॉट होता है बच्चों, या वाट आप लोग बोल लो पावर का, किलो वाट भी पावर का यूनिट होता है। तो वाट एंड किलो वाट आर द यूनिट्स ऑफ पावर। लेकिन अगर वाट आर किलो वाट आर लग जाएगा तो वर्क या एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर वर्क का बात हो रहा है, वो उनका यूनिट्स होता है। अब एक और यूनिट होता है बच्चों, एनर्जी का ही यूनिट है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इंपॉर्टेंट है ये, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो बच्चों, जो एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं ना, अब वो लोग तो खुद इतने छोटे होते हैं, उनका एनर्जी भी बहुत स्मॉल होते हैं, ठीक है। तो जो एटॉमिक पार्टिकल होता है, उनका एनर्जी को अगर हम नापते हैं, मेज़र करते हैं, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापेंगे। कहीं पर लिख लो कि जो एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उनका एनर्जी इज़ मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है, आप लोग वोल्ट पढ़े थे, आपको याद होगा। अब यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर आप लोगों को क्या बता रही हूँ, वोल्ट आप लोग क्लास 9th में पढ़े हो, ठीक है। इट इज़ द एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज़ एक्सेलरेटेड टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। सपोज एक इलेक्ट्रॉन है, आप लोग उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करो, उसका वेलोसिटी बढ़ाए हो, ठीक है। कैसे एक्सेलरेट करें उसको, थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। इतना वोल्टेज दे के आप लोग उसको एक्सेलरेशन को बढ़ा दियो, तो वो जितना एनर्जी गेन करेगा उसी को हम लोग बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वोल्ट इज इक्वल टू W/Q, है कि नहीं। आप लोग क्लास 9th में पढ़े थे, पोटेंशियल डिफरेंस का, पोटेंशियल का, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज पार्टिकल, याद है। तो वोल्ट इज इक्वल टू W/Q, W को अलग करोगे तो V इंटू Q। W की जगह पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं, क्योंकि भाई वर्क है, एनर्जी सेम होता है, एनर्जी का ही यूनिट का बात कर रहे हैं, तो इसके जगह पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दो। ये 1 वोल्ट इंटू
Q के जगह पे जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उसका चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऐसे चार्ज नेगेटिव में होता है, यहाँ पर हमें माइनस मेंशन नहीं करेंगे, हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। सो इन दोनों को आप लोग इंटू करोगे 1 को और इसको, तो डेफिनेटली यही आएगा। और V और C वर्क का बात हो रहा है, तो V और C मिला के आपके कौन सा यूनिट बन जाएगा, जूल बन जाएगा, ठीक है। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, 10⁻⁻19 जूल, इसको थोड़ा याद रखना है, 10⁻⁻19 जूल। वैल्यूज़ आपको ये सब चीज़ों का याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद नहीं रखोगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगा। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है 5 किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर पहले देखो कितना जूल होता है, अभी जस्ट आप लोगों को बताई हूँ मैं, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। हम लोग को बोला है 5 किलोवाट आवर को आप लोग चेंज करो, तो 5 इंटू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो आप लोगों को मिलेगा 1.8 इंटू 10⁻7 जूल, समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ मिलेगा। सिर्फ सिंपल इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही होगा। नाउ द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी दे दिया है इतना, मतलब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इतना जूल में दे दिया है। जो आप लोग पढ़े हो ना, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना जूल होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जूल में दे दिया है, बोला है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालो। अभी हमको पता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, तो एक जूल कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हम लोग को क्वेश्चन में दिया है 4.0 इंटू 10⁻⁻19 जूल कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो सिंपल मैथ्स कर रही हूँ मैं, याद आया आपको कुछ? इसको सॉल्व करोगे ये आपका आएगा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। नाउ अब ये क्वेश्चन, द वर्क डन बाय द हार्ट इज 1 जूल पर बीट। अब हम लोग का हार्ट वर्क कर रहा है, तो पर बीट वो 1 जूल काम कर रहा है, पर बीट मतलब एक बार वो बीट किया तो 1 जूल काम किया, वो बहुत काम कर रहा है बेचारा, है ना। ओके, फिर कैलकुलेट द पावर ऑफ द हार्ट इफ इट बीट 72 टाइम्स इन 1 मिनट। बोल रहा है पावर निकालो हार्ट का अगर वो 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले कि वो 1 मिनट में कितनी बार बीट कर रहा है, नंबर ऑफ बीट इन 1 मिनट। ओके, नंबर ऑफ बीट्स इन 1 मिनट, 1 मिनट में वो कितनी बार बीट कर रहा है, 72 टाइम्स। अगर 1 मिनट में वो 72 टाइम्स कर रहा है तो 1 सेकेंड में कितना कर रहा है, तो मिनट को आप लोग बदल दो सेकेंड में, ठीक है, पर सेकेंड मतलब 1 मिनट में, तो 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड का बात तो मैं नहीं कर रही हूँ, मैं 1 सेकेंड का पूछ रही हूँ आपको, ठीक है। नंबर ऑफ बीट्स इन 1 सेकेंड, पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में वो कितनी बार बीट कर रहा है, तो डेफिनेटली 72/60। 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड, अगर 60 सेकेंड में वो 72 टाइम्स बीट कर रहा है तो 1 सेकेंड में 72/60, वही चीज़ मैं यहाँ पर कर रही हूँ। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1.2, मतलब हम लोगों का हार्ट जो है वो 1 सेकेंड में 1.2 टाइम्स बीट करता है, ठीक है, 1.2 टाइम्स सोच लो। अभी हम लोगों को तो पावर निकालने बोल रहा है बच्चों, पावर का फॉर्मूला होता है, पावर का मतलब क्या है, वर्क डन पर सेकेंड, वर्क डन पर सेकेंड, ठीक है, वर्क डन पर सेकेंड। अब वो हम लोग का जो हार्ट है, हम लोग का हार्ट वर्क कितना कर रहा है बच्चों, 1 जूल वर्क कर रहा है, और पर सेकेंड में वो कितनी बार बीट हो रहा है, 1.2 टाइम्स बीट हो रहा है, क्योंकि ये आपका ऐसा बन जाएगा, वर्क डन पर सेकेंड। यहाँ जो बोला ना वर्क डन पर सेकेंड, वो 1 सेकेंड में कितना वर्क कर रहा है, तो हम लोग उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क डन पर बीट इनटू नंबर ऑफ बीट्स इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में वो कितनी बार बीट कर रहा है, कितनी बार धड़क रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 जूल इंटू 1.2 सेकेंड, तो ये आपका हो जाएगा 1.2 जूल। सो 1.2 सेकेंड इनवर्स, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 1.2 जूल सेकेंड इनवर्स या फिर 1.2 वॉट, ये हो गया आपका आंसर। सिंपल सा था ये।
अब जो आप मेन पढ़ोगे वो पढ़ोगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, देखो एनर्जी अलग अलग फॉर्म का होता है बच्चों, ठीक है। आपको मेन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है यहाँ पर। तो ये सो बच्चों सबसे पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम लोग के लिख के लिखते हैं, लेकिन बहुत जगह में ना मैं देखी हूँ, मैं पीछे पीछे के ही करके लिख दी हूँ। आप लोगों से काइनेटिक एनर्जी ही समझना। सो काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है ये आपको पता है। इट इज़ द एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ मोशन। अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, अगर एक बॉडी मूव कर रहा है, मोशन में ऐसे से मूव कर रहा है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है। ये आप लोगों को स्टार्टिंग से पता है। फॉर्मूला देखोगे तो हाफ एम वी स्क्वायर। एम क्या है, बॉडी का मास, वी क्या है, वेलोसिटी बॉडी का, और यहाँ पर के क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और जो 1/2 है वो तो कांस्टेंट एक नंबर है वो, ठीक है। तो अब हम लोगों को ना यहाँ पर थोड़ा इसका डेरिवेशन देखना पड़ेगा, क्योंकि डेरिवेशन आपके कोर्स में है कि ये हाफ एम वी स्क्वायर कैसे निकला, ठीक है। सपोज एक तो बॉडी है जिसका मास है एम, ये बॉडी है इसका मास है एम, ठीक है। सो कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m which is opposed by a retarding force F, due to which the body finally stops after getting displaced by S। सपोज एक तो बॉडी है और वो बॉडी अपना आगे कुछ वेलोसिटी के साथ आगे आगे मूव कर रहा था, ठीक है। ये बॉडी इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब आपको पता है ये बॉडी ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, तो ग्राउंड इसको अपोजिशन में मतलब अपोज करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स देगा। तो देखो मैं एफ का इस डायरेक्शन में दी हूँ, मतलब ये बॉडी इस ऐसे ऐसे जा रहा है ज़मीन में टच होके, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स उसको रोक रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वो बॉडी कुछ देर के बाद, इतना डिस्प्लेसमेंट लेने के बाद वो बॉडी रुक गया, मतलब इतना डिस्टेंस वो कवर किया एस डिस्टेंस, और वो बॉडी आके रुक गया, ठीक है। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द रिटार्डिंग फोर्स टू स्टॉप इट। डेफिनेटली यहाँ पर ये जो रिटार्डिंग फोर्स जो फ्रिक्शनल फोर्स जो यहाँ पर था, वो जितना काम किया है, वर्क किया इस बॉडी को रोकने के लिए, उतना ही काइनेटिक एनर्जी है बॉडी का। मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है अब काइनेटिक एनर्जी के साथ ये मूव कर रहा था यहाँ तक, और एक फ्रिक्शनल फोर्स था जो कि इसको आगे मूव करने से रोक रहा था। तो फ्रिक्शनल फोर्स बहुत काम किया इसको रोकने के लिए, फाइनली वो यहाँ आके रुक गया, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द रिटार्डिंग फोर्स टू स्टॉप इट। अच्छा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हम लोग को पता है। अब न्यूटन का सेकंड लॉ आपको पता होगा, फादर इज इक्वल टू माँ, याद है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये भी आप लोगों को पता होगा। अब हम लोग को वहाँ पर एस निकालना है। अब मैं आपको बोली थी कि सपोज़ यहाँ पर एक जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। सपोज़ वो वेलोसिटी है v, सपोज़ वो इनिशियल वेलोसिटी को मैं v ले ली हूँ, और कुछ समय के बाद ये जो ऑब्जेक्ट था वो आगे जाके स्टॉप हो गया, तो फाइनल वेलोसिटी उसका हो गया 0। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे अगर वेलोसिटी आगे चलकर रुक जाता है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी अगर कम है, अगर आप लोगों का बॉडी इनिशियल वेलोसिटी वो मूव कर रहा है, अगर आगे चलकर एक बॉडी का वेलोसिटी कम होता जा रहा है, तो वहाँ पर रिटार्डेशन हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि उसका वेलोसिटी कम होता जा रहा है। तो यहाँ पर वो जो बॉडी था वो इनिशियली तो मूव कर रहा था, कौन सी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, v के साथ मूव कर रहा था, लेकिन बाद में जाके वो स्टॉप हो गया। तो इनिशियल वेलोसिटी v ली है और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर हो गया 0। तो बॉडी का यहाँ पर रिटार्डेशन हम लोग वर्ड यूज़ करेंगे कि यहाँ पर बॉडी रिटार्ड हुआ है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी गिरी है। तो एक्सेलरेशन वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, रिटार्ड करेंगे, और एक्सेलरेशन को हम लोग नेगेटिव यहाँ पर लेंगे। ये आप लोगों को मैं क्लास 9th में पढ़ाई हूँ, ठीक है। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन ये वाला यूज़ करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि यहाँ पर टाइम वाइम का तो कुछ बात करा नहीं है, ठीक है। तो v की जगह पे 0, u के जगह पे v, माइनस, क्योंकि यहाँ पर a के जगह पे माइनस a आएगा, इंटू s। वी स्क्वायर यहाँ ले जाएंगे तो माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू -2as, सिंपल हम लोग काट कुटी दिए, s हम लोग को मिला v²/2a। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो वहाँ पर इक्वेशन 1 लिए थे w इज इक्वल टू एफ एस, हम लोग यहाँ पर अब f का वैल्यू s का वैल्यू डालेंगे। f के जगह में माँ f के जगह पे फादर इज इक्वल टू माँ, याद है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, ये रफ वर्क है। और s के जगह पे v²/2a, a कट गया, तो ये क्या आ जाएगा, हाफ mv²। तो जो वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स टू स्टॉप द बॉडी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, तो वर्क के जगह पे k लिख देंगे, और यहाँ पर हम लोग को मिल गया हाफ mv²। तो ऐसे आप लोग इसको डिराइव कर सकते हो। डेरिवेशन जो है ना, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, लेकिन फॉर्मूला आपको मेन याद रखना है हाफ mv²। फॉर्मूला आपको मेन जो याद रखना है वो है हाफ mv², हाफ mv²। अभी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का कुछ रिलेशन है। क्या रिलेशन है, देखो अब हम लोग को पता है नॉर्मली
मोमेंटम का फॉर्मूला होता है इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। यहाँ से v को अलग कर लो तो p बाय m आएगा। अभी काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। अब हम लोग क्या करेंगे, ये v के जगह पे डालेंगे p बाय m, ठीक है। तो k लिखी मैं, हाफ लिखी, m लिखी, v के जगह पे p बाय m, तो v का स्क्वायर है तो स्क्वायर चला गया, हाफ हुआ, m हुआ, इंटू p का स्क्वायर मतलब p² इंटू m का स्क्वायर हो जाएगा m², m कट गया, एक m नीचे बच गया, ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ऊपर p² इंटू 1 p² बाय 2 इंटू m 2m। ये एक इक्वेशन निकला। यहाँ से p² को अलग कर दोगे तो p² इज इक्वल टू 2m इंटू k। p को निकालना है तो ये जो स्क्वायर है ये इधर जाएगा तो रूट ओवर हो जाएगा, तो p इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2mk। तो बच्चों ये जो रिलेशन देख रहे हो ना एग्जाम में आता है, इसका न्यूमेरिकल्स भी आता है, इसका न्यूमेरिकल्स भी आता है, ठीक है। ये तीनों को याद रखना पड़ेगा, तीनों को याद रखना पड़ेगा। अभी इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 50 ग्राम हैज़ मोमेंटम 100 kg मीटर पर सेकेंड। क्या दिया है, मास दे दिया है बॉडी का 50 ग्राम, मोमेंटम दे दिया है 100 kg मीटर पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी निकालो, वेलोसिटी निकालो। तो आप लोग यहाँ फॉर्मूला में देख रहे हो मास भी है, मोमेंटम भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है, ये रहा। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने बोल रहा है। सबसे पहले मास दे दिया है 50 ग्राम, तो मैं इसको एक काम करूँगी केजी में करूँगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम केजी में दिया है, एसआई यूनिट में दिया है। तो 50 बाय 1000 तो 5 बाय 100 kg। मोमेंटम कितना दिया है 100 kg मीटर पर सेकेंड। हम लोग को सबसे पहले निकालना है काइनेटिक एनर्जी। फार्मूला है p² बाय 2m, यही फार्मूला है। p कितना दिया है 100, तो 100 का स्क्वायर, 2 इंटू मास है 5 बाय 100, ये 100 यहाँ कर देती हूँ, 5 बन जा, 5 2 जा 10, 0 जा 2, 10 जा, ये 5 0 आ रहा है तो 10 टू द पावर 5 और जूल लिख दो। काइनेटिक एनर्जी का यूनिट तो भाई एनर्जी है तो जूल होगा उसका ऐसा ही यूनिट। तो पहला काइनेटिक एनर्जी निकल गया। उसके बाद वेलोसिटी निकालने बोल रहा है तो पीछे निकाल लेती हूँ वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद हम लोग को वेलोसिटी निकालने यहाँ पर बोल रहा है। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। v को अलग कर लो, 2k बाय m, ठीक है। रूट ओवर पूरा हो गया, 2k कितना है 10 के साथ 5 0, 1 2 3 4 5। मास कितना था उसका 5 बाय 100 था ना, हाँ 5 बाय 100, 5 बन जा, 5 2 जा 10, ये कितना बचा 2 2 जा 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखो बच्चों अब इसका हम लोग को रूट ओवर निकालना है ना। तो ये तो हो जाएगा 2, इसके लिए 1 0, इसके लिए 1 0, इसके लिए 1 0, तो 1 2 3, तो वेलोसिटी निकल गया 2000 मीटर पर सेकेंड। ये तो सिंपल मैथ है, इसमें कुछ भी नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 बॉडीज A एंड B हैव मासेस 30 kg एंड 20 kg। दो बॉडी है A और B, दोनों का मास है 30 kg 20 kg रेस्पेक्टिवली, मतलब A का मास इतना है, B का मास 20 kg है। एंड मूविंग विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एंड 30 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली, मतलब A का वेलोसिटी इतना, B का वेलोसिटी इतना। इनका कंपेयर करना है काइनेटिक एनर्जी को। इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि काइनेटिक एनर्जी को कंपेयर करो, रेशियो निकालो। कंपेयर करो मतलब रेशियो निकालो। तो हम सबसे पहले गिवन मास ऑफ A 30 kg, mass of B 20 kg, velocity of A 20 meter per second, velocity of B 30 meter per second, काइनेटिक एनर्जी A का डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी B का। तो हाफ मास ऑफ A कितना है 30, V² मतलब 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय हाफ मास ऑफ B कितना है 20 इंटू 30 इंटू 30। देखो हाफ ऑफ कट गया बच्चों, 20 20 एक ठो कट गया, 30 30 एक ठो कट गया, ये 0 0 कट गया, तो इसका आंसर आएगा 2/3। तो कंपेयर करें तो इसका आंसर क्या आया 2/3। फिर कंपेयर देयर मोमेंटम, इनका मोमेंटम निकालना है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी, सेकेंड बीट। मोमेंटम निकालना है तो मोमेंटम ए का हो जाएगा डिवाइडेड बाय मोमेंटम ऑफ बी। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, ये भी एक फॉर्मूला है। तो मास ऑफ ए इंटू मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए, नीचे में सब बी का
ए का कितना है 30, वेलोसिटी है 20, इसका 20 इंटू 30, देखो ये तो सब कट जाएगा, 1/1, 1:1, ये हो गया इसका मोमेंटम का कंपैरिजन। सिंपल सा था। नाउ अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। नाउ हाउ इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी अफेक्टेड इफ इट्स मास इज डबल्ड। अब बोल रहा है सपोज एक बॉडी है, बोल रहा है अगर बॉडी का मास को मैं डबल कर दूंगा तो काइनेटिक एनर्जी को क्या होगा। तो इनिशियल कंडीशन, इनिशियली सपोज काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv², सपोज पहला बीट हम लोग निकालेंगे। अभी बोल रहा है मास को अगर मैं डबल कर दूंगा तो ठीक है, मास को डबल कर देगा तो k डैश हो जाएगा, हाफ मास की जगह पे लिख दो आप लोग 2m, डबल कर दिया मतलब 2 इंटू एम, और v को कुछ नहीं किया है, पहला बीट में नहीं बोल रहा है कि वेलोसिटी को कुछ किया है, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोग 2 को अलग से बाहर में ले लो, क्या बचा हाफ mv², मतलब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हो गया डबल। हाफ mv² की जगह में काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो। सो अगर आप लोग मास को डबल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी विल गेट डबल्ड। याद रखना, मास डबल करे काइनेटिक एनर्जी डबल हो गया, डायरेक्टली रिलेटेड होता है दोनों, ठीक है। दूसरा बीट बोल रहा है अगर वेलोसिटी को 1/3 कर दोगे इनिशियल वैल्यू से तो क्या होगा। मतलब हम लोग को ये तो पता है इनिशियली तो हाफ mv² है, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है अगर वेलोसिटी को, तो आप लोग दूसरा कंडीशन के लिए काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हो तो k डैश दे दो, इसलिए वहाँ पर मैं k डैश दी थी। हाफ मास को यहाँ कुछ करना नहीं है, वेलोसिटी को 1/3 कर दिया है, वेलोसिटी को क्या कर दिया है 1/3, मतलब v² जो है ना तो v/3 1/3 कर दिया है, मतलब डिवाइडेड बाय 3 उसका स्क्वायर। सो हाफ m v का स्क्वायर हो जाएगा v का स्क्वायर, और नीचे में आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9। तो एक काम करो 9 को ऐसे अलग कर दो और हाफ mv²। सो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा 1/9 इंटू काइनेटिक एनर्जी, मतलब आपका काइनेटिक एनर्जी 1/9 हो जाएगा, इतना 9 गुना कम हो जाएगा। वेलोसिटी को अगर आप लोग 1/3 कर दोगे ना इनिशियल वैल्यू से तो आपका ये भी कम हो जाएगा। सो काइनेटिक एनर्जी विल बिकम 1/9। ओके, अभी ये भी इम्पॉर्टेंट है। For the same kinetic energy, how does the velocity of a body change if its mass is double? Kinetic energy same है, बोल रहा है वेलोसिटी कैसे बदलेगा अगर मास को डबल कर देंगे। काइनेटिक एनर्जी सेम है, वेलोसिटी के लिए बोल रहा है। तो इनिशियल कंडीशन ले लो आप लोग, इनिशियल कंडीशन में ले लो कि काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv²। अब फाइनल कंडीशन क्या बोल रहा है, सपोज वो नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी था। अब फाइनल कंडीशन क्या बोल रहा है यहाँ पर, फाइनल कंडीशन में मास को डबल कर दियो, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ मास की जगह पे 2m। तो बोल रहा है वेलोसिटी क्या होगा, तो लेट दी वेलोसिटी फॉर फाइनल कंडीशन, लेट दी वेलोसिटी भी v डैश का स्क्वायर, ठीक है। लेट वेलोसिटी बी v डैश फॉर फाइनल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन में वेलोसिटी को v लिए, मास को m लिए, फाइनल कंडीशन में वेलोसिटी की जगह पे v डैश कर दी, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होगा ना, तो अगर v लिख दूंगी तो सेम हो जाएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन में बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी सेम है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन k इज इक्वल टू k डैश, दोनों काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो यहाँ हाफ mv² इज इक्वल टू हाफ m की जगह में 2m और इसकी जगह में v डैश का स्क्वायर। हाफ हाफ कट गया, mm कट गया क्योंकि मास सेम था। v डैश का स्क्वायर कितना निकल रहा है v²/2। अब इसका रूट ओवर को यहाँ पर भेज देंगे तो v डैश हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर में v और नीचे में √2। तो देखो ऐसे चेंज हो गया, वेलोसिटी ऐसे चेंज हो जाएगा। अगर मास को आप लोग डबल कर दोगे तो जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो इस टाइप से चेंज हो जाएगा, ठीक है। √2 टाइम्स वो घट जाएगा, √2 टाइम्स वो घट जाएगा।
नेक्स्ट, देर आर टू बॉडीज ए एंड बी और उनका सेम मोमेंटम है। यस, मोमेंटम सेम है। बोल रहा है किसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा और कंडीशन दिया ए इज़ लाइटर देन बी। ए हल्का है बी से, मतलब मोमेंटम सेम है, ए का मोमेंटम बी से सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी किसका ज़्यादा होगा, किसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। तो काइनेटिक एनर्जी कंपेयर कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी। और यहाँ पर मैं पता है कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m, ये वाला, ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी क्योंकि मोमेंटम का बात कर रहा है। और एक चीज़ हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, लेट मास ऑफ ए इज इक्वल टू स्मॉल m एंड मास ऑफ बी इज इक्वल टू कैपिटल M। क्यों? क्योंकि ए हल्का है, बी भारी है, तो ए का मास को स्मॉल m ले लो और बी का मास को कैपिटल M ले लो। ठीक है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी दोनों का मतलब मोमेंटम सेम है, सो लेट इट बी p। तो यहाँ पर मैं p लिख दी इनके जगह में, दोनों का मोमेंटम को p ले सकते हैं हम लोग, p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m स्मॉल m, और b के लिए p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। तो p स्क्वायर कट गया, ये रेसिप्रोकल हो गया, 2m बाय 2m, ये और ये, मतलब m बाय m आया हम लोग को इसका क्या, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन यहाँ पूछा है किसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, तो बच्चों यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आप लोग खुद देखो किसका ज़्यादा होगा। अगर आप लोग रेशियो निकाले हो तो यहाँ पर m नीचे आया, स्मॉल m हम लोग a के लिए लिए थे, इन दोनों को कंपेयर करोगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ a और m को, तो यहाँ इन्वर्स रिलेशन हो रहा है, मतलब मास अगर कम है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, है ना। इन्वर्स रिलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डिवाइडेड बाय के नीचे में आ गया डिनोमिनेटर में, इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर a विल हैव मोर काइनेटिक एनर्जी, a विल हैव मोर काइनेटिक एनर्जी इस कंडीशन में। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करना। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का देखो ये सब था, डेरिवेशन हो गया, फॉर्मूला हो गया, और रिलेटेड उसके से जितने भी थे न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट आपके जो बोर्ड्स में पूछा गया था वो मैं करवा दी। अब आपका है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जैसे कि काइनेटिक एनर्जी एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी था, वैसे ही बच्चों पोटेंशियल एनर्जी होता है, और काइनेटिक और पोटेंशियल मिलके बनाते हैं मैकेनिकल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग यू करके लिखते हैं, कैपिटल यू। तो सपोज एक तो बॉडी हाइट में है, या फिर आप बॉडी को वैसे कंप्रेस किए हो, दबाए हो, बेंट करे हो, मोड़े हो, तोड़े हो, तो उसके अंदर जो एनर्जी आएगा उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। बॉडी ज़मीन से बहुत हाइट में है, आप लोगों के अपने रूम में देखो, जैसे कि मेरा फ़ोन ज़मीन से हाइट में है, तो मेरे फ़ोन में है बच्चों क्या पोटेंशियल एनर्जी है मेरे फ़ोन के पास। ठीक है, आप लोगों के रूम में जो पंखा लटका हुआ है, जो लाइट है, जो पर्दे हैं, ये सब जितने भी हैं जो हाइट में है ज़मीन से, ये सब के पास पोटेंशियल एनर्जी है। सो एनर्जी पॉजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन या हाइट अबव द ग्राउंड, या फिर चेंज्ड कॉन्फ़िगरेशन, कंप्रेस कर दियो, बेंट कर दियो, तो उसमें जो, या खींच दियो बॉडी को, तो उसमें जो एनर्जी आएगा उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ये दो टाइप का होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, दो टाइप का होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये वो एनर्जी है जो कि हाइट की वजह से आता है। बॉडी को अगर आप हाइट में रख दियो ज़मीन से उठा के, तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक वाला उतना हम लोग को पढ़ना नहीं है, मतलब नहीं है, मेन आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही पढ़ना है। तो पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे यू लिख दूंगी, और इसका फॉर्मूला होता है mgh। यू है यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एम है बॉडी का मास, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच है बच्चों हाइट अबव द ग्राउंड, ज़मीन से वो कितना उठा हुआ है, वो यहाँ पर इसका वो हाइट है। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी। अगर आप लोग उसको ज़मीन से इतना ऊपर उठा दियो, बॉडी का मास भी दे दिया है और ये भी दे दिया है, मतलब बॉडी का मास दे दिया है 200 ग्राम, तो हम लोग इसको एक काम करते हैं केजी में कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 1000, तो 2/10। जी दे दिया है बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड। यू निकालने बोल रहा है, तो mgh मास है 2/10, जी 10, एच कितना बोला है 250 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में करोगे डिवाइडेड बाय 100, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 2 1 जा, 2 5 जा, 5 1 जा, 5 5 जा, 5 आएगा, और चुपचाप यहाँ पर जूल लिख देना, मतलब बॉडी के पास 5 जूल एनर्जी होगा। कितना? 5 जूल एनर्जी बॉडी के पास यहाँ पर होगा, 5 जूल एनर्जी होगा बॉडी के पास। देन
मतलब वो एक था और भी हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों आपका वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, देखो वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या है, बहुत सिंपल सा है ये। अब यहाँ पर मेनली बोल रहा है, अगर एक तो बॉडी है, ठीक है, अगर एक बॉडी को आप फोर्स दियो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी जो है वो ऐसे मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और अब इस डायरेक्शन में बॉडी को फोर्स दे दिए, तो उसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा ना, एक्सेलरेट हो जाएगा वो बॉडी, ठीक है। एक बॉडी अपना इस डायरेक्शन में सपोज मूव कर रहा था, आप लोग इसको फोर्स दे दिए इसी डायरेक्शन में, तो बॉडी का स्पीड बढ़ जाएगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगा, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा बॉडी में, है कि नहीं, बॉडी का एक्सेलरेशन आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बॉडी का बढ़ जाएगा। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी बॉडी का बढ़ा है, ये जो इंक्रीज हुआ है काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द बॉडी। वो बॉडी में जो फोर्स हम लोग मारे, वो फोर्स जो वर्क डन किया है, दैट इज इक्वल टू इंक्रीज्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। सो इसको हम लोग बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। सो वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ मूविंग बॉडी, एक मूविंग बॉडी था जो मूव कर रहा था, बॉडी मूव कर रहा था, आप लोग उसको उसी डायरेक्शन में फोर्स दे दिए, तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, ठीक है। सो द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ मूविंग बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन दी काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर इंक्रीज होता है मेनली काइनेटिक एनर्जी। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू इसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सपोज इनिशियली वो मूव कर रहा था काइनेटिक एनर्जी 1 के साथ, ठीक है, हाफ mU² के साथ, आप लोग इसको फोर्स दिए, इसका वेलोसिटी बढ़ गया, तो इसका वेलोसिटी बढ़ गया तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गया, तब उसका काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ mv²। यहाँ पर वेलोसिटी u लिखी हूँ इनिशियल के लिए, यहाँ पर फाइनल के लिए, तो चेंज कितना हुआ उसका, फाइनल माइनस इनिशियल, सो हाफ mv² माइनस हाफ mu², हाफ m कॉमन चला गया, v² माइनस u²। तो दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। So this is the work done by a force on a moving body which is equal to increase in the kinetic energy. Kinetic energy जितना increase हुआ that is equal to the work done by the force on that moving body. Clear? अभी यहाँ एक तो क्वेश्चन है जो कि बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल, इससे रिलेटेड है। A force is applied on a body of mass 20 kg moving with a velocity of 40 meter per second. The body attains a velocity of 50 meter per second in 2 seconds. बोल रहा है एक तो बॉडी है जो कि 20 kg का है, वो बॉडी का मास, और उसका इनिशियल वेलोसिटी दे दिया है 40 मीटर पर सेकेंड, वो 40 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से जा रहा था, ठीक है। कुछ समय के बाद उसका स्पीड बढ़ के हो गया 40 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड में उसका स्पीड बढ़ गया, मतलब मास दे दिया है 20 kg, सब SI यूनिट में यहाँ पर है, टेंशन नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी दे दिया है 40 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी हो गया 50 मीटर पर सेकेंड, टाइम दे दिया है 2 सेकेंड। बोल रहा है कैलकुलेट द वर्क डन बाय द बॉडी। तो वर्क डन हम लोग ऐसे यही फॉर्मूला से निकालेंगे, क्योंकि यही फॉर्मूला में वर्क भी है, मास भी है और वेलोसिटीज़ भी है। तो W इज इक्वल टू हाफ mv² माइनस u², ठीक है। सो हाफ मास की जगह पे 20, सब यहाँ पर SI यूनिट में है तो कोई टेंशन नहीं है, किसी को भी कन्वर्ट नहीं करना है। ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, 2 और ये कट गया तो 10 हो गया, 10, ये 2500 माइनस 1600, ये आएगा यहाँ पर 900 माइनस करने से, और ये हो जाएगा 9000, और यहाँ पर जूल लिख देना, सॉरी नहीं दिख रहा है ना, सॉरी जूल लिख देना, क्योंकि ये वर्क आप लोग निकाल रहे हो, तो इतना वर्क डन यहाँ पर हुआ है, इतना यहाँ पर वर्क डन हुआ है, सिंपल है। फिर दो बॉडी है A एंड B, इक्वल मास है, दोनों का मास एक है, सेम है, सो लेट द मास बी m। दे आर केप्ट एट अ हाइट ऑफ 20 मीटर एंड 30 मीटर। दो बॉडी है, एक है A, एक है B, इसका मास जितना है इसका भी सेम है। सपोज दोनों का मास को m ले लो और दोनों को अलग अलग हाइट में रखें, इसको पूरा 20 मीटर उठा के रखें, इसको 30 मीटर उठा के रख दिए ज़मीन से। बोल रहे हैं इनका पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो निकालो। बहुत सिंपल है। सो लेट द मास ऑफ A एंड B बी m, मतलब A का मास B का मास से समान है, दोनों को m ले लो, ठीक है। हम लोग को बोल रहा है कि जो हाइट है किसका, A का हाइट है 20 मीटर, B का हाइट है 30 मीटर। पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो निकालना है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी A डिवाइडेड बाय पोटेंशियल एनर्जी B। फॉर्मूला क्या है, mgh, तो m g तो दोनों में सेम होगा 10-10, तो g को तो g रहने दो, h ऑफ A डिवाइडेड बाय m g h ऑफ B।
एम एम कट गया, जी जी कट गया, इसलिए कट गया क्योंकि मास मास सेम है, जी जी सेम था। ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 30 मीटर मीटर कट गया। रेशियो का तो आपको पता है कोई यूनिट नहीं होता, तो ये निकलेगा 2:3। ये इनका रेशियो है। तो रेशियो वाला बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ठीक है, रेशियो वाला बहुत सारा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अ गर्ल ऑफ मास 35 kg, एक लड़की है 35 kg की, क्लाइम्स अप फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग एट अ हाइट 4 मीटर अबव द ग्राउंड टू द थर्ड फ्लोर एट अ हाइट 12 मीटर अबव द ग्राउंड। ये ग्राउंड है, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर का डिस्टेंस है 4 मीटर ज़मीन से, और थर्ड फ्लोर का जो दूरी है वो है 12 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। और लड़की का जो वेट है वो है 35 kg, 35 kg उसका मास है। व्हाट विल बी द इंक्रीज इन हर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दोनों में कंपेयर करना है कि फर्स्ट फ्लोर में कितना था, थर्ड फ्लोर में कितना था पोटेंशियल एनर्जी, फिर उसको हम लोग को माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पर बोला है इंक्रीज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो मास ऑफ द गर्ल, मास कितना दिया है, एम कितना दिया है मास, 35 kg। फिर पहला हाइट कितना दिया h1 4 मीटर, h2 कितना बोल रहा है 12 मीटर। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी इन द फर्स्ट फ्लोर। पहला फ्लोर में उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है एट फर्स्ट फ्लोर, तो फॉर्मूला mgh, मास कितना है 35, जी को 10 ले लो, कुछ नहीं दिया है तो 10 ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइट कितना दिया है 4 मीटर, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1400 जूल, ठीक है। फिर हम लोग को उसका थर्ड फ्लोर का निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी एट व्हाट थर्ड फ्लोर, अगेन mgh 35 इंटू 10, और हाइट कितना दिया है बच्चों 12 मीटर, इसको मल्टीप्लाई करोगे 4200। अब हम लोग को उसका इंक्रीज या गेन इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, जो कि हो जाएगा थर्ड फ्लोर वाला, मतलब बड़ा वाला नंबर माइनस छोटा वाला नंबर। सो 4200 माइनस 1400, इसको मतलब माइनस करोगे तो आएगा 2800 जूल। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल सा था, तो आप लोगों को फट से समझ में आ गया होगा। ओके, एक और क्वेश्चन बहुत न्यूमेरिकल से बच्चों, देखो, अ बॉल ऑफ मास 0.2 kg इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक बॉल है जिसका मास है 0.2 kg, उसको पूरा सीधा फेंके हैं ऊपर की तरफ, और उसका इनिशियल वेलोसिटी था 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब यू उसका दे दिया है 20 मीटर पर सेकेंड। मास कितना है बॉल का 0.2 kg, ऐसा यूनिट में दिया है। वेलोसिटी कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। अब ये मैं पहले करवा दे रही हूँ क्या, ओके, ये वाला थोड़ी देर से बताती हूँ। क्यों देर से बताती हूँ, क्योंकि एक बार मेरे को चेक करने दो, वो कंजर्वेशन में आता है, ये कंजर्वेशन में आता है। हाँ, तो ये अभी नहीं, ये बाद में, ये पता नहीं यहाँ कैसे लिख दी मैं, कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे इसको सॉल्व, ठीक है, बाद में करेंगे। नाउ फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्म्स रह गया था आप लोगों का। काइनेटिक एनर्जी आप लोग पढ़ चुके थे, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ चुके हो, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ लिए, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए। अभी ये कुछ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म्स रह गए थे जो मैं यहाँ लिखी हूँ। काइनेटिक एनर्जी का मेनली 3 फॉर्म्स होता है, एक होता है ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड थर्ड वन इज वाइब्रेशनल। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब, सपोज देयर इज़ अ बॉडी और वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो अगर वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो स्ट्रेट लाइन में जाने के समय उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल लीनियर, याद आया आपको, लीनियर मोशन। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ड्यू टू द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उस समय उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगा उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। एग्जाम्पल, कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, अ फ्री फॉलिंग बॉडी, एक बॉडी ऊपर से नीचे गिर रहा है फ्रीली, वो भी स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। सेकेंड है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब, अगर एक बॉडी रोटेशनल मोशन कर रहा है, ठीक है, रोटेट कर रहा है एक बॉडी, रोटेशनल मोशन कर रहा है, रोटेशनल मोशन एक बॉडी कर रहा है,
तो वहाँ पर उस कंडीशन में उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम लोग बोलते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। एग्जाम्पल, एक तो स्पिनिंग टॉप ले लो, रोटेटिंग व्हील ले लो, एक चक्का अपने में गोल गोल घूम रहा है, अपने में ही गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो थर्ड फॉर्म आता है वो होता है वाइब्रेशनल। सपोज एक बॉडी वाइब्रेट कर रहा है, सपोज अ बॉडी इज वाइब्रेटिंग, तो वाइब्रेशन के समय, वाइब्रेशनल मोशन के समय उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम लोग बोलते हैं वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये तीनों बहुत सिंपल से थे, ठीक है। एग्जाम्पल में यहाँ पर देखो, जैसे कि ये वायर क्लैम्प्ड एट बोथ द एंड्स व्हेन स्ट्रक इन द मिडिल वाइब्रेट्स। एक आप लोग क्या कर रहे हो, एक तार को दोनों तरफ से ऐसे पकड़ लियो वायर को, फिर बीच में आप लोग उसको ऐसे करोगे तो वाइब्रेट करेगा। जब वो वाइब्रेट करेगा तो वाइब्रेशन के समय उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगा उसको हम लोग बोलेंगे वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। अ स्टील स्ट्रिप क्लैम्प्ड एट वन एंड, आप लोग एक तो अपना स्केल को ही ले लो स्टील का, आप लोग उसको टेबल के कॉर्नर में ले जाके आप लोग उसको इस टाइप से एक तरफ से प्रेस कर दो और एक तरफ से उसको ऐसे करोगे तो भाई वो भी ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा। तो वाइब्रेशन के समय उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगा उसको हम लोग बोलते हैं वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये 3 टू द सिंपल डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल्स आप लोग अपने बुक से भी अलग अलग देख के पढ़ लेना, एग्जाम में आता है, ठीक है। अब ये इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, हम लोग को ये पता है कि एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट होता है ना, हम लोग पढ़े हैं ये सब चीज़ें। एक मिनट रुको, बुक में भी निकाल लूँ मैं। ओके, सो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, या फिर आप लोग बोल सकते हो इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। एनर्जी हमेशा कन्वर्ट होता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट होता है और बहुत सारे अलग अलग टाइप के एनर्जी होते हैं। हम लोगों को इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी पढ़ना है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स है, एग्जाम में आता है, मैं बोर्ड्स के हिसाब से यहाँ पर आपका मेरे से जितना हो पाया मैं यहाँ पर आपका नोट्स में कवर कर दी हूँ जो बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछा था। सबसे पहले इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब जब हम लोग ऑन करते हैं तो वहाँ पर कौन सा एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से वो रोशनी देता है ना, रोशनी देता है, साथ साथ में हीट भी बहुत प्रोड्यूस करता है बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से, मतलब वहाँ पर करंट की वजह से वो जलता है, मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी में कन्वर्जन होता है। किस टाइप का कन्वर्जन होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एंड लाइट एनर्जी। अब हीटर का बात करते हैं। हीटर तो आप लोग देखे हो कैसे एकदम वो राउंड राउंड होता है हीटर में। तो हीटर भी बच्चों आप लोग जब उसको ऑन करोगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है हीट एनर्जी में, वो तो हीट देता है, मेन हीटर भयंकर हीट देता है वो, है कि नहीं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी कन्वर्जन होता है। गीज़र का बात करेंगे तो वहाँ भी सेम इलेक्ट्रिकल टू हीट एनर्जी, तो गीज़र से पानी वानी गर्म होता है और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से ही होता है। सो इलेक्ट्रिकल टू हीट एनर्जी। जो टोस्टर होता है वो भी सेम इलेक्ट्रिकल टू हीट एनर्जी, वो गर्माहट से वो हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं टोस्टर को, है ना, टोस्ट हम लोग बनाते हैं ब्रेड को। लाउड स्पीकर, जो लाउड स्पीकर होता है बच्चों, लाउड स्पीकर में इलेक्ट्रिकल टू साउंड एनर्जी, लाउड स्पीकर में इलेक्ट्रिकल टू साउंड एनर्जी, याद रखना। ऑब्वियसली लाउड स्पीकर में तो इलेक्ट्रिकल से ही साउंड प्रोड्यूस होता है। जो माइक्रोफोन होता है उसमें साउंड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल वेव्स वहाँ पर जनरेट होते हैं, ठीक है, समझ में आया। सो जो माइक्रोफोन होता है वो मेनली साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ वेरिंग इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। याद रखना, ये इसमें बच्चे लोग रॉन्ग करके आते हैं माइक्रोफोन में, ये इंपॉर्टेंट है, साउंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब जो मोटर होता है, इलेक्ट्रिक मोटर का आप लोग देखना इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है वो, डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। वॉशिंग मशीन जो होता है, आपका फ़ैन हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी, वो लोग गोल गोल घूमते हैं, है ना। वॉशिंग मशीन भी काम करता है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, तो इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। मोटर इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, ग्राइंडर इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। कितना सिंपल है। जनरेटर जो होता है, जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, तो वहाँ पर मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है। डायनामो मैकेनिकल टू किसमें, डायनामो में मैकेनिकल से कन्वर्ट हो रहा है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, किसमें, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वहाँ पर कन्वर्जन हो रहा है। इलेक्ट्रिकल जो डायनामो है वो एक टाइप का आप जनरेटर ही समझो, ठीक है, उसमें भी आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। सोलर सेल में क्या होता है, जो लाइट एनर्जी होता है सूरज का, उससे इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट होती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनता है। सो लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फोटोसिंथेसिस में जब पत्ता खाना बनाता है तो वो लाइट एनर्जी को यूज़ करता है और वो लाइट एनर्जी को स्टोर करता है खाना में इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। तो फोटोसिंथेसिस जब होता है तो किस टाइप का एनर्जी कन्वर्जन होता है, लाइट टू केमिकल। किरोसिन लैंप आप लोग जलाते हो तो उसका केमिकल जलता है ना, केमिकल जलता है, किरोसिन देखोगे तो केमिकल ही है, वो जलता है तो किरोसिन से फिर लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होता है।
कोई भी फ्यूल आप लोग जला लो, फ्यूल को जलाने से आपका केमिकल्स, देखो जो भी फ्यूल्स होते हैं मेनली उसमें केमिकल्स होते हैं, फूड में केमिकल्स होते हैं, मतलब केमिकल एनर्जी होता है। तो केमिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी, रेस्पिरेशन होता है तो हम लोग फूड खाते हैं तो फूड से ही तो होता है, तो फूड का जो केमिकल एनर्जी होता है वो कन्वर्ट होता है हीट एनर्जी में, तब तो हीट निकलता है। थर्मोकपल का फोटो शेयर कर दे रही हूँ, वहाँ हीट टू इलेक्ट्रिकल। बैटरी को जब आप चार्ज करते हो, तो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हो ना, तो इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एनर्जी, तब वो केमिकल अपना काम करता है, केमिकल एनर्जी यूज़ होता है, फिर इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एनर्जी में होता है। डिस्चार्जिंग अ बैटरी, अगर एक बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, सपोज आपके पास एक वो जो अपना ड्राई सेल होता है ना, जो रिमोट में यूज़ करते हैं, वो डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसके अंदर जितने भी केमिकल्स है उनके अंदर केमिकल एनर्जी है, तो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन वहाँ पर होता है। आयरन आपने जो प्रेस करते हो, इलेक्ट्रिक आयरन यूज़ करते हो, इलेक्ट्रिकल टू हीट एनर्जी होता है कि नहीं। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, ये बेसिकली गाड़ी मोटर का बात कर रहा है, वहाँ पर केमिकल टू मैकेनिकल एनर्जी का बोल रहा है, ठीक है। वहाँ पर जो अपन किरोसिन जो भी, किरोसिन नहीं यार, डीजल वीजल जो भी यूज़ करते हो उसमें केमिकल एनर्जी रहता है, तो वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। मेकिंग ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, डेफिनेटली इलेक्ट्रोमैग्नेट जब बनता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करके इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं, तो इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिक एनर्जी में वहाँ पर कन्वर्जन देखने को मिलता है। क्लियर। अब ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपको दो स्प्रिंग दिख रहे हैं, एक कंप्रेस्ड फॉर्म में, कंप्रेस्ड मतलब उसको हम लोग प्रेस कर दिए हैं, दबा दिए हैं, दूसरा को हम रिलीज़ कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर एक कंप्रेस्ड स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग के ऊपर में एक बॉल है, मतलब ये पहला कंडीशन है ए। सेकंड केस में जो बी केस है उसमें हम लोग क्या किए हैं, उस कंप्रेस स्प्रिंग को जो हम लोग प्रेशर देके दबाए थे उसको छोड़ दिए हैं, तो स्प्रिंग रिलीज़ हो गया और बॉल उछल गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोला है एकदम सिंपल सा कि स्टेट द एनर्जी पॉजेस्ड बाय द स्प्रिंग इन ए। पहला केस में स्प्रिंग के पास कौन सा एनर्जी है, तो बच्चों आप लोग उसको कंप्रेस करे हो, है ना, तो कंप्रेस करे हो तो कौन सा एनर्जी आएगा, वहाँ पर पढ़े थे आप लोग, पोटेंशियल एनर्जी आएगा, ठीक है। कोई भी चीज़ को आप कंप्रेस करते हो, बेंड करते हो, दबाते हो, खींचते हो, तो वहाँ पर मेनली पोटेंशियल एनर्जी आता है। फिर आप लोग वो स्प्रिंग को छोड़ दिए तो बॉल जो है वो ऊपर की तरफ उछल गया। अब यहाँ पर वो जो आप लोग उसको रिलीज़ कर दिए, बॉल मोशन में आ गया, दैट मीन्स यहाँ पर अभी बॉल के पास काइनेटिक एनर्जी है। और यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा है मेनली कि क्यों बॉल जो है वो फ्लाई ऑफ हो गया ऑन रिलीजिंग द स्प्रिंग, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी जो यहाँ पर ये स्प्रिंग जो था वो स्टोर करके रखा था, जैसे ही हम वो स्प्रिंग को छोड़ते हैं वो रिलैक्स पोजीशन में आता है और वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, उस एनर्जी के साथ बॉल वहाँ से भाग जाता है, मतलब उड़ जाता है, ठीक है। सिंपल सा चीज़ है, ये बहुत सिंपल सा था बच्चों। ओके, अब आया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। थोड़ा सा ये देख लो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैं यहाँ पर इसको निकाल लेती हूँ। यस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या फिर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, जो आप लोग शुरू से पढ़े हो, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी को ना आप क्रिएट कर सकते हो ना आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, लेकिन एनर्जी को हम लोग एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ याद रखना आप लोग, यहाँ पर जो सम टोटल होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, कोई भी सिस्टम में आप लोग ले लो, आप लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट देख रहे हो, कोई भी एक्सपेरिमेंट स्टडी कर रहे हो, वहाँ पर कोई भी पॉइंट में जो सम टोटल होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, वो हमेशा एक टू कांस्टेंट आता है, प्रोवाइडेड देयर शुड बी नो फ्रिक्शनल फोर्स। सपोज आप लोग एक एक्सपेरिमेंट स्टडी कर रहे हो और वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स सपोज नहीं है, फ्रिक्शनल फोर्स सपोज है ही नहीं, तो वहाँ पर आप लोग कोई भी पॉइंट में कोई भी समय में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम का वैल्यू निकालोगे तो वो हमेशा एक ही सेम नंबर आएगा। कोई भी पॉइंट में कोई भी टाइम पे आप लोग निकालोगे तो जो सम टोटल है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का, मतलब मैकेनिकल एनर्जी का बात हो रहा है, वो कांस्टेंट आएगा, ठीक है। वो आएगा कांस्टेंट, मतलब k + u = कांस्टेंट, वो एक नंबर आएगा जो कि हर पॉइंट में सेम होगा, हर पॉइंट में सेम होगा। इसको समझने के लिए हम लोग एक फ्री फॉलिंग बॉडी को कंसिडर करते हैं, एक्सपेरिमेंट देखते हैं क्या करने के लिए, ये k + u = कांस्टेंट होता है, इसका हम लोग को प्रूफ निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग एक तो फ्री फॉलिंग बॉडी कंसिडर कर रहे हैं। सपोज एक बॉडी है जो कि a है, मतलब a पोजीशन में है और वो ज़मीन से, कि ग्राउंड है, ज़मीन से वो h हाइट में था,
अभी शुरू में वो बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी था 0, मतलब वो बॉडी को आपने ऐसे रेस्ट में ऐसे करके पकड़ के रखे हो, आप उसको ऐसे नीचे छोड़ोगे, ठीक है। तो बॉडी जब नीचे आएगा तो वो बी तक पहुंचेगा, फिर वो सी तक, ज़मीन तक पहुंचेगा। तो सी को ज़मीन ले लिया है, मतलब ग्राउंड, और यहाँ पर बीच में हवा में कोई भी पॉइंट में उसको बी करके कंसिडर कर लिया है। अभी ए से बी का डिस्टेंस x है और बी से सी का डिस्टेंस, मतलब देखो सपोज वो ज़मीन से h की डिस्टेंस में ऊपर उठा हुआ था, जब आप लोगों को बॉल को छोड़े तो नॉर्मली हो गया, वो x डिस्टेंस कवर किया। उसके बाद जब b से c का डिस्टेंस है वो h माइनस x हो जाएगा, मतलब इतना हो जाएगा। ये तो सिंपल सा चीज़ है। जब वो बॉडी को आप लोग a पोजीशन में होल्ड करके रखे थे, पकड़ के रखे थे, तो वो रेस्ट में था, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था, इसलिए u इज इक्वल टू 0 लिखा है यहाँ पर। जब वो b तक पहुँचा तो उसका वेलोसिटी हो गया v1, और जब वो c में पहुँचा तो उसका वेलोसिटी हम लोग लिए हैं यहाँ पर v। क्लियर। बाद में जब वो सी में पहुंचा तो बाद में आके वो 0 हो गया, मतलब बाद में वो स्टॉप हो गया। अब ए में, एट ए पहला पोजीशन में देखो, अब पहला पोजीशन में बच्चों बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, u 0 है, मतलब वेलोसिटी बॉडी का 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 आएगा, क्योंकि अगर बॉडी मोशन में नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी 0, अगर बॉडी के पास वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी आएगा, लेकिन यहाँ पर बॉडी का वेलोसिटी 0 था तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 आएगा। और पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, बॉडी हाइट में है बच्चों, ज़मीन से इतना हाइट में है तो mg, और इतना h की हाइट में है तो h हम लोग लिख दिए। टोटल एनर्जी निकालेंगे तो दोनों को प्लस कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को, तो 0 + mgh, तो टोटल एनर्जी हो गया mgh। टोटल एनर्जी क्या हो गया, mgh। टोटल एनर्जी ए पॉइंट में हो गया mgh, तो हम लोग को ये एक यहाँ पर वैल्यू मिला। अब सपोज वो बॉडी बी में पहुँच गया, बी में, अब ए से वो बी तक पहुँच गया है। बी में जब वो पहुंच गया है तो लेट v1 बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट बी। सपोज बी में उसका वेलोसिटी v1 है और वो x डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। ए से बी तक पहुंचा तो वो x डिस्टेंस कवर किया है। अब यहाँ पर ध्यान दो आप लोग, अब यहाँ पर आप लोग बोलोगे इनिशियल वेलोसिटी 0 था, x हो गया x और a हो गया g, मतलब अब यहाँ पर बॉडी a से b में आया, लेकिन इनिशियल तो उसका वेलोसिटी 0 था, तो हम लोग u को 0 लिए हैं, ठीक है। और कितना डिस्टेंस वो कवर किया, ए से बी में आने के लिए x डिस्टेंस, तो हम लोग यहाँ s को x ले लिए हैं, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग g ले लिए हैं, क्योंकि भाई ऑब्वियसली आप लोग g ही उसको लोग, एक्सेलरेशन को g ले लोगे, ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है यहाँ पर। अब जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, हम लोग ये मोशन को यहाँ पर कंसिडर करें, v² = u² + 2as। v की जगह पे हम लोग v1 ले सकते हैं, v की जगह पे v1 का स्क्वायर = इनिशियल वेलोसिटी तो 0 था, +2 × a की जगह पे g, x की जगह पे s की जगह पे x, तो यहाँ से v1 का स्क्वायर निकला 2gx। v1 का स्क्वायर क्या निकला, 2gx। अभी काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकालेंगे तो हाफ mv² लिखे, v की जगह में v1² लिखे, हाफ m और v1² की जगह में 2gx, जो हम लोग पीछे निकाले, 2 कट गया तो काइनेटिक एनर्जी निकला है mgx। अब पोटेंशियल एनर्जी की बारी, तो बी में बॉडी का ग्राउंड से हाइट कितना है, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं तो ग्राउंड से उसका हाइट कितना है वो देखेंगे, ठीक है। ग्राउंड से उसका हाइट कितना है बी का, बी में यहाँ पर ये पोजीशन में ज़मीन से वो कितना ऊंचा उठा हुआ है, h - x, टोटल h था, x डिस्टेंस कवर करके आया, तो ज़मीन से बी पोजीशन में उसका हाइट कितना है, h - x है, h - x है, तो हम लोग हाइट को लेंगे बी में h - x, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, h की जगह में h - x डालेंगे। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए, मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालने के लिए काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की जगह में mgx प्लस u की जगह में mgh - x। अब इसको हम लोग खोलेंगे, जैसे मैथ्स में हम लोग सिंपल सॉल्व करते हैं, mgx प्लस mgh माइनस mgx, ये और ये कट गया, हम लोग को मिला mgh। तो बी पॉइंट में टोटल एनर्जी क्या आया, mgh। ए में क्या आया था, ए में क्या आया था, mgh। अब सी की बारी, अब सी में कितना आएगा हम लोग वो देखेंगे। अब सी में यहाँ पर मैं अगेन वो डायग्राम बना देती हूँ, कितनी बार पलटाएंगे, ए बी सी, ये ग्राउंड है, यहाँ पर u था 0, v को हम लोग क्या ले लिए थे, v1 ले लिए थे, v1 ही लिख देती हूँ, और यहाँ पर इसको हम लोग v लिए हैं। ये h पूरा ज़मीन से डिस्टेंस है, ये है h है, यहाँ से यहाँ तक x और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा h - x, ये हो गया इतना डिस्टेंस, ओके, ये हो गया इतना डिस्टेंस। अब सी पॉइंट में यहाँ पर बॉडी का वेलोसिटी है v, क्योंकि बॉडी जब ऊपर से नीचे तक आ रहा था, इनिशियली उसका वेलोसिटी 0 था,
लेकिन जब वो नीचे 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 आया, सी तक पहुंचा, तो उसके पास कुछ वेलोसिटी एक्वायर किया, सो लेट दैट वेलोसिटी बी वी, जो मैं यहाँ पर लिखती हूँ। इनिशियली जब आप लोग स्टार्टिंग से कंसिडर करोगे तो इनिशियली उसका वेलोसिटी 0 था, तो हम लोग यू को ज़ीरो लिए हैं। एस यहाँ पर हो गया एच, मतलब वो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करके आया, टोटल वो डिस्टेंस कवर करके आया है एच। और एक्सेलरेशन को हम लोग ले लिए हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज जी। नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, हम लोग ये वाला इक्वेशन इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि इसमें वेलोसिटी भी आ रहा है, इसमें इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल भी है, साथ में एक्सेलरेशन भी है और यहाँ पर डिस्टेंस भी है। तो v की जगह पे हम लोग v ही लिखेंगे बिकॉज बॉडी के पास वेलोसिटी v है। u के जगह पे हम लोग 0 लिखेंगे, 2a की जगह पे g और s की जगह पे h, तो v स्क्वायर निकला 2gh। काइनेटिक एनर्जी जब हम निकालेंगे तो हाफ mv स्क्वायर, हाफ m, v के जगह पे 2gh, यहाँ से काटेंगे तो ये निकला हम लोगों का mgh। और अगर हम लोग ये निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे यहाँ से, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh। अब यहाँ पर जमीन से, अब बॉडी सी में पहुँच गया, तो जमीन से बॉडी का हाइट कितना है 0, तो h 0, तो mg इंटू 0 दैट इज 0, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर हो गया बच्चों 0। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी निकला mgh, पोटेंशियल एनर्जी निकला 0, सो टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट सी इज mgh। अब तीनों पॉइंट का कंसिडर करोगे तो सी में भी इतना आया, बी में भी mgh आया और ए में भी बॉडी का mgh आया। दैट मीन्स द सम टोटल ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इन अ सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट प्रोवाइडेड देयर शुड बी नो फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ऐसे कंसिडर किया है कि फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होना चाहिए, बट अगर हम लोग एक्चुअल कंडीशन देखेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स तो बच्चों होता ही है। नाउ देयर आर सम फॉर्मूला, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट शुड बी रिमेंबर्ड, जो कि एग्जाम में न्यूमेरिकल्स जिस टाइप से आता है उससे रिलेटेड ये चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना क्योंकि न्यूमेरिकल्स आप लोग इसी कंडीशंस को ध्यान पे रखते हुए सॉल्व करोगे। सबसे पहला काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। सपोज एक बॉडी है जो कि ऊपर से नीचे गिर रहा है, जस्ट जमीन को टच करने वाला है, उसके पास जितना काइनेटिक एनर्जी होगा दैट शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। बॉडी जब हाईएस्ट पॉइंट में था, सबसे ऊपर में, उस समय उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी था वही सेम एनर्जी बॉडी के पास होगा जब वो जस्ट जमीन को टच करने वाला होगा, सेम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बॉडी का सेम है, कब, जब वो जमीन को जस्ट टच करने वाला है, एंड दैट शुड बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट, एंड इसका वैल्यू आता है मेनली mgh। ठीक है, उसका वैल्यू क्या आता है mgh। सेकेंड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी एट द लोवेस्ट पॉइंट, मतलब वो बॉडी सपोज जमीन से, मतलब ऊपर से वो गिर के नीचे तक आ गया, लोवेस्ट पॉइंट में है बॉडी, सो काइनेटिक एनर्जी एट द लोवेस्ट पॉइंट, नीचे नीचे में बॉडी है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द हाईएस्ट पॉइंट। बॉडी जब एकदम ऊंचाई में था सबसे हाईएस्ट पॉइंट में था, उसके पास उस वक्त जो पोटेंशियल एनर्जी था दैट इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द लोवेस्ट पॉइंट। नेक्स्ट, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एनीवेयर इन द जर्नी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जर्नी में सपोज बॉडी ऊपर से नीचे आ रहा है, तो कोई भी पॉइंट में, अगर कोई भी जगह पे आप लोग टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालोगे तो कितना आना चाहिए, अभी जस्ट आप लोग पढ़े हो mgh। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कोई भी पॉइंट में बॉडी का कितना आना चाहिए, mgh आना चाहिए, mgh आना चाहिए। क्या आना चाहिए वो, mgh। ओके, देन kinetic energy of the body while throwing is equal to potential energy at the highest point. Kinetic energy of the body while throwing, हम लोग बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं, that is always equal to potential energy at the highest point। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख सकते हो, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पढ़ने को मिल रहा है। ठीक है, अभी 1 मिनट, कुछ 1-2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैं देख लेती हूँ बुक में। ये कौन साइज है, ओके ठीक है, चैप्टर अभी ख़त्म हो जाएगा, यही पार्ट में हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, यही पार्ट में चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। नाउ एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन अ सिंपल पेंडुलम। अभी जो आप लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े हो कि sum of kinetic energy and potential energy of a system at any point in a journey is always a constant provided there should be no
फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। अब हम लोग यही सेम चीज़ को हम लोग सिंपल पेंडुलम में अप्लाई करेंगे। तो सिंपल पेंडुलम कुछ ऐसा दिखता है, इसको हटा दो, इसको हटा दो, ऐसे एक ठो थ्रेड में, एक स्ट्रिंग में एक ठो बॉब, मेटेलिक बॉब लटका रहता है। अब हम लोग यहाँ पर पेंडुलम कंसिडर कर रहे हैं, तो हम लोग पेंडुलम को इस तरह से ऑसिलेट करवाएंगे। तो सपोज ये ए में इसका मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन मतलब यहाँ पर ये रुका हुआ है। आप लोग इसको ऐसे धक्का मारोगे हल्का सा, तो एक बार ये यहाँ जाएगा, फिर पेंडुलम ए को क्रॉस करके फिर सी में आएगा, तो ये ऐसे ऐसे करके चलता जाएगा, है कि नहीं। मैं यहाँ पर अगर वन ऑसिलेशन का बात करूँगी, तो वन ऑसिलेशन का मतलब होता है, सपोज वो ए में था, शुरू में स्टॉप था, आप लोग फोर्स दिए, तो वो ए से बी में गया, ए से बी में गया, ए से बी में गया, देन वो बी से ए में आया, फिर वो ए से सी में जाएगा, देन सी टू ए। मतलब वो पहले ए से बी में गया, फिर बी से ए में आया, फिर ए से सी में गया, फिर सी से ए में। मतलब वो शुरू ए से किया, बी तक ऊंचाई में गया, रिटर्न आया, ए को क्रॉस किया, फिर इस कोना में गया, फिर अपने बैक टू ओरिजिनल पोजीशन आ गया। इसको हम लोग बोलते हैं वन ऑसिलेशन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सिंपल पेंडुलम को ऐसे ऑसिलेट करेंगे, और यहाँ पर हम लोग इसका अलग अलग पॉइंट में इसका क्या काइनेटिक एनर्जी है, क्या पोटेंशियल एनर्जी है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या है, हम लोग कंसिडर करेंगे। तो ये एक्सट्रीम हो गया, ये एक्सट्रीम हो गया, ए हो गया मीन पोजीशन, और दो जो कोना कोना हो गया वो हो गया उसका एक्सट्रीम पोजीशन। सो लेट एम बी द मास ऑफ दिस मेटेलिक बॉब, इसका मास को एम ले लो, ए उसका मीन पोजीशन हो गया, बी और सी उसका एक्सट्रीम पोजीशन हो गया। अब सपोज सबसे पहले बॉडी को आप ऐसे फोर्स दिए, तो वो ए से बी में गया। जब वो ए से बी में पहुंचा, तो बच्चों ध्यान से देखना, वो यहाँ पर गया, बी में पहुंचा, बी में जाके थोड़ा देर के लिए रुकेगा, वापिस आएगा, है ना। जब ए से बी में गया, तो बी पॉइंट में एट बी मतलब पहले बी में देख रहे हैं। अब वो ज़मीन से, ये ग्राउंड था, वो ज़मीन से इतना हाइट में ऊंचा उड़ गया पेंडुलम, तो भाई उसके पास हाइट आ गया, तो पोटेंशियल एनर्जी आएगा ही आएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी उसके पास हो जाएगा mgh। लेकिन वो ऊपर जाता है एक्सट्रीम में, तो वो थोड़ा देर के लिए रुकता है, तो उसका वेलोसिटी हो जाता है 0, तो काइनेटिक एनर्जी होता है 0। टोटल एनर्जी निकालोगे, तो सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो 0 प्लस mgh, यहाँ पर भी आया mgh। जैसे आप लोग वहाँ जर्नी में पढ़ रहे थे ना, फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी में 3 पॉइंट कंसिडर किए थे, ABC, mgh आ रहा था। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर पहला पॉइंट में तो बच्चों mgh आ गया। अब वो वापस ए में आया, तो ए में बच्चों जब वो ऐसे रिटर्न आता है, तो यहाँ रुकता नहीं है, वो ऐसे होके ऐसे करके वापस जाता है। तो अभी वो बी में गया, तो हाइट उसके पास आ गया, हाइट आ गया, तो भाई पोटेंशियल एनर्जी आ गया। फिर वो रिटर्न जब आया, ए को क्रॉस किया, तो उसके पास वेलोसिटी है। जब वो रिटर्न ए को क्रॉस कर रहा है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा ही होगा, काइनेटिक एनर्जी उसके पास होगा ही होगा। लेकिन यहाँ पर हाइट उसका 0 हो जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी उसका हो जाएगा 0। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर उसका हो जाएगा 0, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी उसके पास होगा, और उसको मैं mgh क्यों लिखी हूँ पता है? क्योंकि जब वो बी से ए में आया, तो पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि उसके पास बी में पोटेंशियल एनर्जी था, काइनेटिक एनर्जी नहीं था। जब वो बी से ए में आया, तो पोटेंशियल एनर्जी गॉट कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी गॉट कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। और जितना पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हाइट में था, जब वो यहाँ पर आएगा, तो वो उतना उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर लिखी हूँ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgh। टोटल एनर्जी निकालेंगे, तो वो भी mgh आ रहा है, mgh आ रहा है। टोटल एनर्जी भी यहाँ पर mgh आ रहा है। देन सी में, अब वो सी में गया है, तो सी में गया, तो फिर से उसके पास हाइट आ गया, और यहाँ पर जाएगा, तो वो थोड़ा देर के लिए रुकेगा। तो जब वो ए से सी में पहुँचता है, तो काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी उसके पास आ जाता है mgh। तो यहाँ पर भी टोटल एनर्जी उसके पास निकलता है mgh। और यहाँ पर भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को यहाँ पर एकदम इग्नोर किया गया है। और ये ट्रू होता है बच्चों वैक्यूम के कंडीशन में, क्योंकि क्या ऐसा हो सकता है क्या कि हवा यहाँ पर नहीं होगा? हवा तो होगा ही ना, एयर को आप लोग ऐसे थोड़ी ना है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा ही नहीं। ये आप लोगों का स्ट्रिक्टली ट्रू होता है ओनली इन वैक्यूम, ओनली इन वैक्यूम। तो यहाँ पर ये भी प्रूव करता है कि सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज अ कांस्टेंट प्रोवाइडेड देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर? अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। अब क्वेश्चन बच्चों आपका 2020 में पूछा गया था बोर्ड्स में, 2020 में आया था, आज से 4 साल पहले। तो देखो, अब यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है द गिवन द फिगर बिलो शोज अ सिंपल पेंडुलम ऑफ मास 20 kg। ये पेंडुलम है, इसका मास 20 kg है, बॉब का मास।
इट इज़ डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द मीन पोजीशन ए टू द एक्सट्रीम पोजीशन बी। मतलब ए उसका मीन पोजीशन था, स्टॉप था यहाँ पर, ये यहाँ पर आप लोग इसको फोर्स दिए तो ये ए से एक्सट्रीम पोजीशन बी तक चला गया। और कितना हाइट में उठा, ये 5 मीटर हाइट में ये उठा। ए में बोल रहा है पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगा। यस, ज़ीरो होगा क्योंकि हाइट तो यहाँ पर है नहीं। बी में द पेंडुलम इज़ रेस्ड बाय 5 मीटर, वो हम लोग को दिख रहा है। तो बोल रहा है बी में बताओ इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो बी का इसका हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी निकालना पड़ेगा। एकदम सिंपल सा है, यहीं पर हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला बीट, मास कितना दिया है 200 ग्राम, तो इसको हम लोग को केजी में करना पड़ेगा क्योंकि भाई ये ऐसा ही यूनिट है। तो 0.2 kg आएगा। ठीक है, ए में इसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो दे दिया है क्वेश्चन में। पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू ज़ीरो, एट ए इज इक्वल टू ज़ीरो। बी का पोटेंशियल एनर्जी हम लोग को निकालना पड़ेगा। सो हम लोग यहीं पर निकालते हैं बी का पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एट बी, फॉर्मूला mgh, मास है 0.2 मतलब 2/10, जी हम लोग 10 ले लेंगे दिया है, और हाइट है 5। बच्चों ये आएगा 10 और चुपचाप जूल लगा देना। ठीक है, व्हाट इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी। सी में ड्यूरिंग द जर्नी, सी में इसके पास टोटल क्या बोलते हैं उसको, मैकेनिकल एनर्जी कितना था। तो मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। सो बच्चों कोई भी जगह पे ले लो, कोई भी जगह पे, ये जो पेंडुलम जो से घूम रहा है ना, ये बॉब जैसे से घूमेगा पेंडुलम का, थ्रू आउट दी जर्नी एट एनी पॉइंट आप लोग ले लोगे तो मैकेनिकल एनर्जी हर जगह सेम आएगा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सो मैकेनिकल एनर्जी एट सी इज इक्वल टू कितना आएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो बच्चों मैकेनिकल एनर्जी एट सी कितना आएगा, वही अब देखो आप लोगों को याद होगा थ्रू आउट द जर्नी, जब भी हम लोग कहीं पर कोई भी पॉइंट पे निकाल रहे थे तो मैकेनिकल एनर्जी mgh ही आ रहा था, है ना। तो यहाँ पर जब B में mgh का वैल्यू 10 आया तो C में मैकेनिकल एनर्जी तो mgh ही आएगा, मतलब 10 जूल आएगा। यहाँ पर आप लोग साइड में लिख देना है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी भी लिख सकते हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसका, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉब एट द पोजीशन ए व्हेन रिलीज फ्रॉम बी। जब बी से हम लोग उस बॉब को छोड़ दिए तो ए में आते आते उसका स्पीड क्या होगा। अच्छा, स्पीड मतलब वेलोसिटी का बात कर रहे हैं। तो देखो जब वो ए में आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। थर्ड पॉइंट में एट ए में पोटेंशियल एनर्जी तो ज़ीरो होगा क्योंकि वो हाइट एकदम डाउन हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगा एंड टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी। सो एट ए में पोटेंशियल एनर्जी बच्चों ज़ीरो होगा एंड टोटल एनर्जी विल बी काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इज व्हाट, इज काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी या mgh आप लोग ले लो तो वो आएगा 10 जूल। यहाँ पर कितना आ रहा है, वो 10 जूल आ रहा है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी 10 आया। हम लोग को फॉर्मूला पता है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ mv² इज इक्वल टू 10 ले लो। हम लोग को v निकालना है तो 2 इंटू 10 बाय m है 0.2, तो v² इज इक्वल टू 2 इंटू 10, नीचे में 2 और बाय 10 जाएगा तो वो हो जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 100। v निकालोगे तो ये आएगा सिर्फ 10, तो 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, 10 मीटर पर सेकेंड, ये आपका हो गया इसका काइनेटिक एनर्जी का मतलब वेलोसिटी हम लोग यहाँ पर निकाल लिए। फिर यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, फिर यहाँ पर एक और क्वेश्चन है। अ बॉडी ऑफ मास 10 kg, एक बॉडी है जिसका मास है 10 kg, इज केप्ट एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर। एक बॉडी है जिसका मास दे दिया है 10 kg और वो 5 मीटर की ऊंचाई में है। इफ इट इज़ अलाउड टू फॉल एंड रीच द ग्राउंड, मतलब एक बॉडी है वो ज़मीन से 5 मीटर की ऊंचाई में है, अब उसको ऊपर से नीचे भेजेंगे हम लोग। तो व्हाट इज़ द टोटल मैकेनिकल एनर्जी पॉजेस्ड बाय द बॉडी एट द हाइट 2 मीटर एज्यूमिंग इट इज़ अ फ्रिक्शनलेस मीडियम। मतलब हम लोग को बोल रहा है कि बॉडी सबसे पहले 10 kg का बॉडी लिए हैं, वो ज़मीन से 5 मीटर की दूरी पे है। बोल रहा है जब ये 2 मीटर का दूरी पे पहुंचेगा, सपोज वो बॉडी यहाँ पहुंच गया, जब उसका ज़मीन से 2 मीटर का दूरी होगा उस समय उसके पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा।
तो बच्चों टोटल मैकेनिकल एनर्जी अगर ड्यूरिंग द जर्नी कभी भी मांगता है तो mgh ही आता है, mgh ही आता है। ठीक है, तो हम लोग को पहला बिट में बोल रहा है टोटल मैकेनिकल एनर्जी possessed बाय द बॉडी, हम लोग पढ़े हैं ये सब चीज, एट हाइट 2 मीटर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट में जितना पोटेंशियल एनर्जी होगा उतना ही उसके पास मैकेनिकल एनर्जी होगा। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हम लोग निकालते हैं यहाँ पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो हम लोग से मांगा है, दैट इज इक्वल टू mgh। सो m कितना है आपका, मास है यहाँ पर 10 kg, g कितना है, g कुछ नहीं दिया है, दिया भी है क्वेश्चन में 10 ले लो, और हाइट पूरा हाइट कितना है, h का मतलब होता है पूरा हाइट का बात करें, 2 मीटर का हाइट मत ले लेना, वो नॉर्मली वो 5 मीटर के हाइट पे है, तो ये हो जाएगा 500 जूल। क्लियर। सेकेंड बीट, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पॉजेस्ड बाय द बॉडी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, जस्ट जमीन को टच करने से पहले क्या काइनेटिक एनर्जी होगा। तो हम लोग पढ़े थे पीछे फॉर्मूला में कि जस्ट जमीन को टच करने से पहले जो काइनेटिक एनर्जी होगा दैट इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी एट द मैक्सिमम हाइट, पीछे फॉर्मूला में पढ़े हो, तो बस चुपचाप यहाँ पर लिख दो काइनेटिक एनर्जी पॉजेस्ड बाय द बॉडी जस्ट बिफोर hitting the ground is equal to potential energy at the maximum height। तो मैक्सिमम हाइट में पोटेंशियल एनर्जी कितना है 500 जूल। देखो ये सब जो आप लोग पढ़े हो ना, हम लोग को यही सब अप्लाई करना है, सेम चीज़ हम लोगों को अप्लाई करना है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है, सामने सामने दिख रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, एक मिनट रुको। ओके, नाउ कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ stone of mass 50 gram on reaching the maximum height when thrown vertically upward with an initial velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से यहाँ पर बोल रहा है हम लोग के पास एक स्टोन है, स्टोन को आप लोग जमीन से ग्राउंड से एकदम ऊपर मैक्सिमम हाइट में फेंके हो, यहाँ पर है स्टोन, स्टोन का मास है 50 ग्राम। बोल रहा है जब आप लोग उसको जमीन से वर्टिकली upward मैक्सिमम हाइट में जब आप लोग उसको फेंके हो तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा अगर उस स्टोन को आप लोग इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड का स्पीड के साथ भेजे हो। ठीक है, तो हम लोग ये भी पढ़े हैं कि शायद यहीं पर मैं लिखी हूँ, इम्पॉर्टेंट में जो लिखी थी, यस यहाँ पर देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी वाइल थ्रोइंग इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट द मैक्सिमम पॉइंट या हाईएस्ट पॉइंट। आप लोग जब बॉडी को फेंक रहे हो उस वक्त उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगा दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट द मैक्सिमम पॉइंट। तो हम लोग का क्वेश्चन में यही तो मांगा है, सेम यही चीज़ हम लोगों को मांगा है, तो हमने यहाँ पर लिख देंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड with some velocity is equal to potential energy at the maximum height। ठीक है, सो ये क्या निकलेगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या निकलेगा, हम लोग को नॉर्मली हाइट तो पता नहीं है तो हम mgh का फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते, हम लोग यहाँ पर हाफ mv² का फॉर्मूला यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो हाफ मास कितना है 50 ग्राम, तो 50 ग्राम को आप लोग केजी में कन्वर्ट करोगे, डिवाइडेड बाई ये v दिया है 20 इंटू 20, 2 10 जा 0 0 कटा 0 0 कटा 0 0 कटा 5 2 जा 10, मेरा तो आंसर भाई 10 निकला, 10 जूल। यस, यही आंसर निकलेगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ वो फॉर्मूला को याद रखें और हम लोग का ये सॉल्व हो गया। ठीक है, अभी ओके, एक और क्वेश्चन,
A ball of mass 500 gram is thrown vertically upward with an initial velocity of 50 मीटर पर सेकेंड. एक बॉल है, उसको हम लोग ऊपर फेंके हैं. जो स्पीड से फेंके हम लोग बॉल को ऊपर की डायरेक्शन में, वो स्पीड दे दिया है 50 मीटर पर सेकेंड. बोल रहा है जब वो मैक्सिमम हाइट ऊपर पहुंच जाएगा तो उस बॉल का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, आप लोग निकालो. तो सेम वही क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल व्हाइल थ्रोइंग इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल एट द मैक्सिमम हाइट. तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एकदम सीधा हम लोग बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, विथ सम वेलोसिटी is equal to potential energy of the ball at maximum height. फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर से निकालेंगे. ठीक है. सो हाफ मास कितना दिया है 500 ग्राम, तो 500 बाय 1000 मतलब ग्राम केजी में कन्वर्ट करेंगे. वेलोसिटी दिया है 50 इंटू 50, 2 जीरो कटा 2 जीरो कटा, 1 जीरो कटा 1 जीरो कटा, 2 1 जा 225 जा 25 जा 625, और यहाँ पर हम लोग जूल लगा देंगे. उसके बाद नेक्स्ट बीट में बोल रहा है टोटल एनर्जी ऑफ द बॉल एट इट्स हाफ वे पॉइंट मतलब बीच में, पूरा बीचों बीच का जर्नी में इसके पास टोटल कितना एनर्जी था. टोटल एनर्जी का मतलब मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. तो कहीं पर भी आप लोग जर्नी के चाहे बीच में ले लो या जर्नी के शुरू में ले लो, थ्रू आउट द जर्नी, ड्यूरिंग द जर्नी, एनी वेयर, एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द जर्नी, उसका जो आपका टोटल एनर्जी का वैल्यू आएगा दैट इज इक्वल टू mgh. मतलब mgh का मतलब वही काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब एक पॉइंट में, जैसे अगर ऊपर में mgh का वैल्यू ये आया तो बीच में भी mgh का वैल्यू ये आएगा, सब सेम ही आएगा. तो यहाँ पर टोटल एनर्जी एट halfway point is equal to potential energy at maximum height. ठीक है. वो भी यहाँ पर 625J आएगा. नेक्स्ट यहाँ पर जो बोला है वो है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल रीचिंग द ग्राउंड, जब वो ज़मीन में पहुँच रहा है, जस्ट ज़मीन को टच करने वाला है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट. ये हम लोग पढ़े हैं, सेम ये चीज़ हम लोग पढ़े हैं. तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे थर्ड बीट में पोटेंशियल एनर्जी एट द मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट द लोवेस्ट पॉइंट. तो ये कितना आएगा 625 जूल. बस इसको समझना है और सॉल्व करना है. ठीक है. अब ये क्वेश्चन लास्ट है, आपका ये पार्ट खत्म, चैप्टर खत्म. इन द फॉलोइंग डायग्राम, यहाँ अगेन एक पेंडुलम दिया है. अब पेंडुलम में जो बॉब है उसका मास है 50 ग्राम, वो ऑसिलेट कर रहा है ए से बी से सी इस टाइप से, और जब वो एक्सट्रीम में जा रहा है तो वो 2 मीटर की ऊंचाई में वो पहुंच रहा है. हाइट दे दिया है 2 मीटर, जी बोल दिया है 10 ले लो. बोल रहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉब व्हेन इट रीचेस एक्सट्रीम पॉइंट. एक्सट्रीम पॉइंट जब सबसे ऊपर वो पहुंच रहा है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, यहाँ पर एक्सट्रीम तो इसी को बोलते हैं. सो पोटेंशियल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू mgh, क्योंकि वहाँ तो पोटेंशियल एनर्जी होगा ही होगा. मास दे दिया है 50 ग्राम, तो 50 बाय 1000, जी दे दिया है 10, हाइट दे दिया है 2 मीटर, 2 1 जा 2 5 जा 5 5 जा, तो ये बच्चों 1 आ रहा है, 1 जूल. ठीक है. फिर व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉब व्हेन इट पासेस थ्रू ए, जब वो ए से पास करता है तो उसके पास क्या वेलोसिटी आता है. तो बच्चों जब वो ए को क्रॉस करेगा तो काइनेटिक एनर्जी तो आएगा, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है कि नहीं, डेफिनेटली कन्वर्ट हो जाता है. तो सेकेंड बीट में काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉब एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉब एट बी. सो ये हो जाएगा आपका हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू 1.
सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू 2 बाय मास की जगह पे 50 बाय 1000, ये हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा तो 400। वी निकलेगा 40 होगा। 1 मिनट, मुझे लग रहा है मैं कुछ मिस्टेक कर दी हूँ यहाँ पर। 0 0 कटा, 5 2 जा 5 0 जा, ये 40 होगा, सॉरी। 40 का रूट ओवर निकालोगे, 2 20 जा, 2 10 जा, ठीक है, तो 2 5 जा, 5 1 जा, इसका जोड़ा बना सिर्फ, तो 2 रूट 2 5 जा 10 मीटर पर सेकेंड। देखो हम लोग का तो ये आंसर आया, बुक में भी यही आंसर होगा, ठीक है। तो बच्चों ये आपका हो गया चैप्टर कंप्लीट। इसके बाद मशीन चैप्टर, लेकिन इससे पहले मैं सोचती हूँ बायोलॉजी का एक बना लूँ। और केमिस्ट्री का तो भाई एसिड बेस भी हो गया टोटल। अभी तक अगर मैं बात करूँ तो 4 चैप्टर हो चुका है, ठीक है। आप लोग जो केमिस्ट्री मास्टरी इंटेंसिव देखते होगे उसमें हम लोग 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। और धीरे धीरे करके बच्चों, धीरे छोटे छोटे चैप्टर्स है आगे का, तो क्योंकि बड़े बड़े चैप्टर्स हम लोग पहले कंप्लीट कर रहे हैं। स्टार्टिंग का मोल कॉन्सेप्ट एक बचेगा, उसके बाद सब छोटे छोटे चैप्टर्स आएंगे, तो फटफट आपका केमिस्ट्री का चैप्टर कंप्लीट होगा। आप लोग अभी तक अगर केमिस्ट्री मास्टरी इंटेंसिव कोर्स नहीं लिए हो ना बच्चों, तो उसमें एनरोल आप लोग कर दो, अभी भी लेट नहीं हुआ है, बिल्कुल लेट नहीं हुआ है। ऑनलाइन क्लासेस चलता है संडे, कभी संडे नहीं हो पाता है तो हम लोग मंडे भी कर लेते हैं 8 9 बजे तक। तो आप लोग उसमें अटेंड करके अपना पूरा डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। मौका अच्छा है, आप लोग मौका को छोड़ो मत। ओके, सो ये आपका हो गया चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट, वर्क पावर एंड एनर्जी। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बोलो आप लोग, मैं आप लोगों का डाउट क्लियर करूँगी। और अच्छे से पढ़ो, अच्छे से वीडियो को देखो, समझ नहीं आएगा तो ध्यान से बार बार थोड़ा रिपीट करो। रिपीटेड मोड में आप वीडियो को देखोगे ना तो डैम श्योर आप लोगों के दिमाग में ये सब चीज़ें छप जाएंगी। और ये सब जो न्यूमेरिकल्स है, जो मैं फॉर्मूलाज बताई हूँ, बहुत सिंपल तरीके से बता दी हूँ, इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो आराम से चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ओके, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। थैंक यू।